एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं आज लेके आई हूँ क्लास 12 का जितना भी डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है सब कुछ लेके आई हूँ। आज हर एक डायग्राम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, जो इंपॉर्टेंट रहेगा कि एग्जाम में कौन सा डायग्राम आ सकता है वो भी बताऊँगी साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, उसका पहला डायग्राम देखिए, फ्लावर का है, सिंपल फ्लावर है, ठीक है। ये सिपल हो गया, ठीक। ये जो होगा, जो कलर हमको दिखता है ना, सुंदर कलर फ्लावर का, जो इससे हम अट्रैक्ट होते हैं, वो क्या होता है, पिटल होता है, ठीक है। ये देखिए, इसको बोलते हैं एंथर। ये वाला जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये मेल स्ट्रक्चर है, इसे साथ में बोलते हैं स्टैमेन, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एंड्रोसियम। ये मेल का बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। ये वाला देखिए फीमेल का पार्ट है, ठीक है। जो सबसे ऊपर होगा ये स्टिग्मा होगा। ये लॉन्ग सिलेंडर जो स्टॉक दिख रहा है इसको बोलेंगे स्टाइल, और नीचे ओवरी होगा। जब भी पॉलिनेशन होता है, जो पॉलन ग्रेन आके जर्मिनेशन कहाँ करते हैं, स्टिग्मा वाले पार्ट पे। फिर उनका जो पॉलन टिप का जर्मिनेशन होता है, इसी के थ्रू ऐसे जाके कहाँ पहुंच जाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट मींस एम्ब्रियो सैक के पास, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट डायग्राम दिया गया है, ये है एंथर। ये वाला फिलामेंट है, इसको साथ में बोलेंगे स्टैमेन, ठीक है। ये कैसे होते हैं, जनरली जो होते हैं बाइलोब्ड होते हैं, ठीक है। इनमें दो लोब पाई जाते हैं, देखिए एक लोब यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। इसके अलावा इनको बोलते हैं डाइथीकस, मीन्स इस तरीके से जैसे लोब बना हुआ है, तो एक थीका यहाँ पाया जाता है, एक थीका यहाँ, मीन्स कि एक लोब में एक एक थीका पाए जाते हैं। यहाँ देखिए, इसे बोलते हैं डाइथीकस भी, ठीक। यहाँ देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो लाइनिंग इस तरीके से की गई है, 4 कोनों वाला, ठीक। यहाँ पे पॉलन सैक है, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। आगे देखिए, जो लाइन ऑफ डेसेंस इसे कट किया गया है ताकि इसको दिखाया जा सके। नेक्स्ट डायग्राम है। नेक्स्ट डायग्राम दिया गया है किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम का। माइक्रोस्पोरेंजियम को ही कहते हैं पॉलन सैक, जहाँ पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये वाला देखिए, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसको अच्छे से विजुलाइज किया गया है। जो सबसे ऊपर है, 4 लेयर होती है। पहला एपिडर्मिस होगी, फिर इंडोथीसियम होगा, मिडिल लेयर होगा, एंड देन टैप्टम। 4 लेयर होती है किसकी, माइक्रोस्पोरेंजियम की। जो अपर होगा एपिडर्मिस, जैसे कि हम जानते हैं जो अपर सरफेस होता है वो क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। इसके बाद होगा एंडोथीसियम, फिर 2 या 3 लेयर जो होती है वो मिडिल लेयर होती है, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, टैप्टम। जो टैप्टम होता है ना, वो बोल सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। उसमें तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, लेकिन जो सेल का डिवीजन नहीं हो पाया, इसीलिए एक सेल में हमको कई सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। जो बाहर के 3 लेयर होती हैं, जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है पॉलन ग्रेन को। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जब पॉलन ग्रेन पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक में, तो ये क्या करते हैं, डेसेंस मींस की पॉलन ग्रेन को क्या करती है, डिस्पर्स कराने में हेल्प करती है। इसके अलावा जो टैप्टम होता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ सेल है, इसको बोलते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। यही सेल आगे चल के मियोसिस करके यहाँ पे बनाते हैं, पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये वाला पूरा हो गया। बीच में क्या है, कनेक्टिव। ये देखिए, जैसे हमने देखा था ना कि क्या है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है किसका, जो एंथर है उसके ऊपर जो बाइलोब स्ट्रक्चर है वो कैसा है, टेट्रागोनल है, मीन्स की 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और यही होगा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम का ये 4 वॉल है, जैसे एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैप्टम, ठीक है। ये चारों वॉल है। इसके अलावा यहाँ पे भी देखिए दिखाया गया है, ये जो ऊपर की वॉल है सबसे आउटर, जो एपिडर्मिस हो गया, इसके बाद इंडोथीसियम हो गया, फिर जो तीसरी लेयर है वो है मिडिल लेयर, इसके बाद अंदर टैप्टम है, और ये स्पोरोजेनस टिश्यू यही आगे चल के क्या करेंगी, मियोसिस करेंगे। मियोसिस करके पॉलन ग्रेन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से जब पॉलन ग्रेन बन जाता है, तो तीनों लेयर मैंने बताया था, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर ना, यही हेल्प करती है जो पॉलन सैक है ना उसको तोड़ने में। तभी तो जो पॉलन ग्रेन हजारों बन चुके हैं, इनको बाहर डिस्पर्स्ड कराने में हेल्प करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है देखिए, पॉलन ग्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की हेल्प से देखा गया कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनके डिफरेंट शेप एंड साइज होते हैं, डिफरेंट टाइप की डिजाइन होती है। ऐसे डिजाइन क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है उनमें 2 लेयर पाई जाती है। जो बाहर की लेयर होती है वो स्पोरोपॉलिन की बनी होती है, इसको एक्साइन कहते हैं। जो अंदर की लेयर होती है वो बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन को, इसे इंटाइन कहते हैं, वो कंटिन्यूअस होती है। एक्साइन की वजह से क्या होता है, डिफरेंट टाइप की हमको डिजाइन शेप हमको देखने को मिलते हैं पॉलन ग्रेन का। जैसे कि स्पेरिकली जो शेप है, हम डायमीटर बोल सकते हैं 25 से 50 माइक्रोमीटर होते हैं पॉलन ग्रेन के, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, मिस माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब मियोसिस होकर 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे इस तरीके से। अब इसकी पूरे एकदम सटे सटे होंगे, क्लस्टर के फॉर्म में होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 एक साथ क्या है, माइक्रोस्पोर है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन में मैचुरेशन होगा, ये पॉलन ग्रेन का एक सेल लिया गया है, मीन्स हम बोल सकते हैं जो माइक्रोस्पोर टेट्राड का एक माइक्रोस्पोर लिया गया है, उसमें देखिए पहले वैक्यूल बनेगा, फिर न्यूक्लियस होगा उसमें, फिर एक एसिमेट्रिक स्पेंडल शेप का यहाँ पे न्यूक्लियस बनता हुआ दिखेगा। फिर क्या होगा, सेल डिवाइड हो
जाएगा, ठीक है। सेल डिवाइड नहीं होगा, बस उसमें न्यूक्लियस का एक पार्टीशन हो जाएगा। ये वेजिटेटिव सेल हो गया, जो इसमें क्या होता है पूरा भर भर के न्यूट्रिशन मीन्स रिजर्व फूड भरा रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसका न्यूक्लियस जो होता है इसका कोई शेप नहीं है, इरेगुलर शेप का होता है। और जो छोटा सा सेल होगा जो फ्लोट करेगा कहाँ, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल को, इसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। यही सेल आगे चल के यही इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बनाता है, ठीक है। यही जाके आगे क्या करते हैं, बोल सकते हैं सिंगैमी कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन जाके यही करते हैं, ठीक है। तो इनका जो न्यूक्लियस होता है एसिमेट्रिकल शेप का होता है। आगे चलते हैं, आगे दिया गया है कि फ्लावर कि जो फीमेल वाले पार्ट है उनका, ये हिबिस्कस का पार्ट है, ये हो गया इसका स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, थैलमस से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें हमको देखने को मिलता है कि मल्टी कार्पेलरी मीन्स जो फीमेल के पार्ट है बहुत ढेर सारे होंगे, बस चिपके होंगे, मीन्स फ्यूज्ड फॉर्म में होंगे, उन्हें हम बोलते हैं सिनकार्पस, ठीक है। तो ये वाला देखिए इसका एग्जाम्पल है मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। यहाँ पे एक कार्पल हो गया, यहाँ पे कार्पल, इस मतलब वो फ्यूज्ड है, इसका एग्जाम्पल पेपर हो गया। और यहाँ पे देखिए ये ढेर सारे कार्पल क्या है, फ्री फॉर्म में जैसे निकले हुए हैं, आप दिख रहे हैं यहाँ पे ढेर सारे कार्पल से। ये भी क्या है, मल्टी कार्पेलरी मीन्स एक से ज्यादा कार्पल पाए जा रहे हैं, वो भी क्या है, फ्री फॉर्म में है। तो इसका एग्जाम्पल मिचेलिया दिया। इसके अलावा लोटस होता है, रोज होता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। आप उसमें देखेंगे तो ढेर सारे कार्पल क्या होंगे, मीन्स फ्रीली मूव, मतलब फ्रीली क्या होंगे, बाहर निकले हुए होंगे, फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए ये है एनाट्रोफस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंड है ये चला जाए, ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है उल्टा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है एनाट्रोफस। ये बोल सकते हैं इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। जो बेसल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है चलाइजा एंड, उसके अपोजिट जो एंड होगा इसको माइकोपाइलर एंड कहते हैं। बीच में कौन होगा, एम्ब्रियो सैक होगा, ठीक है। यहाँ पे उसके साइड में क्या होंगे, कुछ ऐसे सेल होंगे जो एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देंगे, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं जो न्यूक्लियस है उसका ही सेल आगे चल के क्या बना दिया, एम्ब्रियो सैक बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जस्ट बगल में न्यूक्लियस होंगे जो क्या देते हैं, नरिशमेंट देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनर इंटीग्यूमेंट है जो प्रोटेक्शन की तरह काम करते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट। ये दोनों जो इंटीग्यूमेंट होते हैं प्रोटेक्शन तो देते हैं एम्ब्रियो सैक के अलावा। इसके अलावा आपको ये देखने को मिलेगा कि जो माइकोपाइलर एंड है उसको उसने क्लोज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि यही वो रीजन है जहां से पॉलन ट्यूब वगैरह सब कुछ एम्ब्रियो सैक के पास आएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि ये जो माइकोपाइलर एंड है और ये फ्यूनिकल, ये जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल क्या करता है कि ओव्यूल को जोड़ता है किससे, प्लासेंटा से। ये कहीं एक ओव्यूल का मतलब स्ट्रक्चर दिया गया है, बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं ओवरी में, तो उसका एक स्ट्रक्चर दिया गया है कि ओव्यूल किससे जुड़ा है। ये मान लीजिए बड़ी सी ओवरी होगी, फिर क्या होगा, प्लासेंटा होगा और एक ओव्यूल है मान लीजिए उसमें, तो क्या होगा उसमें जो ये ओव्यूल है किससे जुड़ा है, प्लासेंटा से जुड़ा है। कौन से पार्ट से, फ्यूनिकल से, और रीजन क्या है, हाइलम रीजन है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे देखेंगे कि किस तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे मेगास्पोर बनाने की कोशिश करेंगे, मींस फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया माइकोपाइलर एंड हो गया और ये वाला चलाइजा एंड होगा उसके अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस का एक सेल आगे जाएगा जो डिवाइड करेगा, उसको बोलेंगे मेगास्पोर और मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल का मतलब है 2n क्रोमोसोम होगा, इनमें क्या होगा, मियोसिस होगा। जब पहली बार मियोसिस हुआ तो क्या हो गया, 2 सेल बने, इसीलिए यहाँ पे लिखा है मेगास्पोर डायड लिखा गया। फिर जब सेकंड मियोसिस होगा तो एक मेगास्पोर से 4 सेल हमको हैप्लॉइड देखने को मिलेंगे, तो इसको बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड। लेकिन इसमें एक खास बात ये होती है कि 3 जो मेगास्पोर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। अब ये जानना जरूरी कहाँ से होते हैं, जो माइकोपाइलर एंड वाले होते हैं ये 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। लेकिन जो चलाइजा वाला एंड होगा वहां पे जो मेगास्पोर बचा होगा यही जाके आगे फंक्शनल एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो इस डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, कि एक बोल सकते हैं एक मेगास्पोर से या एक फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बन रहा है, एक एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही है, इसे बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें एक सेल है तो अब ये भी क्या करेगा, अब एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन यहाँ स्टार्ट होना होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहला माइटोसिस होगा 1 से 2 सेल, फिर दूसरा माइटोसिस होगा 2 से 4, फिर तीसरा होगा, मीन्स 8 सेल बन गए एक एम्ब्रियो सैक में। अब अरेंजमेंट होगा, ठीक है। माइकोपाइलर के पास क्या होगा, यहाँ पे एग अपरेटस होंगे। एग अपरेटस में क्या होता है, 2 सिनर्जिड के सेल होंगे, एक एक्स सेल होता है। इसके अलावा जो चलाइजेंट होगा, एंटीपोडल होगा, यहाँ पे 3 सेल आके इकट्ठा होंगे, मींस हम बोल सकते हैं 3 न्यूक्लियस यहाँ पे होंगे, बाद में फिर सेल उसके ऊपर बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो सेंट्रल सेल है यहाँ पे क्या होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई एक साथ होंगे। जो सेंट्रल सेल होगा सबसे बड़ा सेल होगा एम्ब्रियो सैक में, और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, कि बिलो किसके होंगे, एनसीईआरटी में दिया है कि बिलो किसके होंगे, एग अपरेटस के, मींस कि माइकोपाइलर वाले एंड को सीधा मानता है एनसीईआरटी, ठीक है। अब यही स्ट्रक्चर क्या हो गया है, उल्टा कर दिया गया कि यहाँ पे माइकोपाइलर एंड वाला नीचे कर दिया गया, चलाइजा वाला ऊपर कर दिया। जैसा कि हमने देखा चलाइजा में 3 एंटीपोडल हो गए, मींस कि यहाँ पे 3 जो है बोले गए हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस जो गए हैं उनके ऊपर अब क्या होंगे, सेल वाल बन गए, तो एंटीपोडल हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे माइकोपाइलर एंड में, यहाँ पे देखने को मिलेगा एग अपरेटस। एग अपरेटस से लगेगा कि यहाँ पे एग है और 2 सेल और हैं, ठीक है। एक एग सेल हो गया जिसका वैक्यूल नीचे होता है और बोल सकते हैं न्यूक्लियस ऊपर होता है। सिनर्जिट सेल होंगे, सिनर्जिट में क्या होगा, इनके जो न्यूक्लियस होंगे नीचे होते हैं, इनके वैक्यूल जो होते हैं ऊपर होते हैं। लेकिन सिनर्जिट सेल में एक खास बात यह है कि जो फिलीफॉर्म अपरेटस, ये क्या है, सेलुलर थिकनिंग है, सेल की थिकनिंग हो गई फिंगर लाइक इस तरीके से, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है, सिनर्जिट में। यही क्या करते
करता है, गाइड करता है। जब बाहर से पॉलन ट्यूब आएगा उसको गाइड करेगा, उसको रास्ता दिखाएगा, नहीं इधर 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 ही आना है, इधर ही तुमको क्या करना है, यहीं पे आके तुम्हें फर्टिलाइजेशन करना, मीन्स गाइड करेगा। ठीक है, और जो पोरन न्यूक्लियाई होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं लार्ज सेंट्रल सेल में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसकी एक खास बात और है कि एम्ब्रियो सैक, जो मेच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, 8 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, 7 सेल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हो गए, 7 सेल, मीन्स 3 सेल इधर 3 सेल इधर 6, और एक जो बड़ा सा सेल है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे पॉलिनेशन देखते हैं कि ये पी का फ्लावर हो गया। इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, बहुत पास पास मेल और फीमेल वाले पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन है, फ्लावर पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है, तो कहीं से भी पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे गिर सकता है, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन ये वाला जो फ्लावर है एक ऐसा प्लांट है जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, एक शॉर्ट ट्रिक देती हूँ, COV कॉप, C फॉर कॉमिलिना, O फॉर ऑक्सैलिस, V फॉर वायोला, जिसे हम कॉमन पेंसी कहते हैं। इनमें हमें 2 टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं, एक क्लिस्टोगैमस होता है, कैस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस ऐसा फ्लावर होंगे जिसमें क्या होंगे, पूरी तरीके से क्लोज्ड होंगे, उनमें क्या होगा, ऑटोगैमी ज्यादा होगा। ठीक है, उसमें ऑटोगैमी ही होगा, उसे पॉलिनेटर की कोई जरूरत नहीं है, और सिट फॉर्मेशन भी हो जाएगा वहां पे पूरी तरीके से। ठीक है, इसके अलावा जो क्लैस्मोगैमस होंगे वो फ्लावर क्या होंगे, एक्सपोज्ड होंगे, उसमें ऑटोगैमी भी हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं जिक्नोगैमी भी हो सकता है, जिनोगैमी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ देखिए ये कैस्मोगैम्स फ्लावर है, मीन्स ऐसे फ्लावर जो पूरी तरह एक्सपोज्ड है। इसमें हम बोल सकते हैं ऑटोगैमी भी हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ये बर्ड स्टेज मीन्स एकदम क्लोज्ड है। जब क्लोज्ड है तो यहाँ पे जो मेल और फीमेल वाला पार्ट एक ही फ्लावर में जब होंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ऑटोगैमी होगा, क्रॉस पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या होगा कि बिना पॉलिनेटर के ही यहाँ पे पॉलिनेशन हो जा रहा है, और जिसकी वजह से आगे चल के सेट की फॉर्मेशन भी एश्योर्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिए विंड पॉलिनेटेड प्लांट सोइंग अ कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टैमेन। ठीक है, जो विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है वो क्या होते हैं, जो पॉलन ग्रेन होते हैं विंड के थ्रू जाते हैं, कहाँ पे जाएंगे, फीमेल वाले पार्ट पे पॉलिनेशन करने के लिए। खास बात ये होती है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, तभी इजिली जाके वो एयर करंट में मूव कर सकते हैं और वहीं पे जाके गिरेंगे जहाँ उनको पॉलिनेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं, एक फ्लोरल एक्सिस पे ढेर सारे फ्लोरल बड होंगे इस तरीके से। ठीक है, और यही इन्फ्लोरेसेंस है, और यहाँ पे क्या है, ये स्टैमन है ढेर सारे, इस तरीके से निकले जो भी इनमें पॉलन ग्रेन बने होंगे, जब हवा चलेगी वहां से तो पॉलन ग्रेन भी क्या होंगे, हवा के साथ उड़ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे जो होता है वाटर में पॉलिनेशन होगा। ठीक है, हम फ्रेश वाटर की बात की गए हैं, यहाँ पे इसका एग्जांपल ब्लेसनेरिया लिया गया है कि इसमें देखने को मिलता है कि जो फीमेल वाला पार्ट है वो क्या करता है, वो बाहर निकल जाता है एक लॉन्ग स्टॉक के थ्रू, जिसकी वजह से जो मेल वाले फ्लावर होंगे वो अपना पॉलन ग्रेन क्या करते हैं, वाटर के सरफेस पे रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पॉलिनेशन इसमें होता है आउटसाइड का हम बोल सकते हैं वाटर होगा, मीन्स पानी के अंदर नहीं होगा, पानी के बाहर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी पानी इस तरीके से जाएगी, जिस करंट में जिस फ्लो में वाटर जाएगा उसी डायरेक्शन में ही हमारा पॉलन ग्रेन भी क्या करेगा, मूव करेगा। जब फीमेल वाला पार्ट अगर कहीं वहां पे होगा तो पॉलिनेशन इजिली हो जाएगा, मीन्स की जो पॉलन ग्रेन होंगे वो पैसिवली मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है। ठीक है, ये देखिए ये कोई इंसेक्ट है और ये फ्लावर में क्या करेगा, पॉलिनेशन करेगा, तो ये पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो रही है। आगे चलते हैं, आगे एक डायग्राम दिया गया है, ये स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन आके इस तरीके से स्टिग्मा पे गिरता है ना, तो यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे डायग्राम होता है। फिर ये जो स्टाइल वाला पार्ट है, यहाँ पे ढेर सारे पॉलन ट्यूब ऐसे निकल के जाते होंगे, तो इसका ये स्ट्रक्चर है। यहाँ वाले पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है कि कहीं से भी पॉलन ग्रेन आके गिर जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम स्पीसीज का फ्लावर, मान लीजिए अगर मस्टर्ड की बात कर रहे हैं तो उस पर मैंगो का भी पॉलन ग्रेन आके गिर सकता है, जरूरी नहीं है। तो क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में ना केमिकल्स के थ्रू बात होती रहती है कि तुम राइट टाइप के हो, कि तुम हमारे स्पीसीज के हो, मतलब सब बात होती रहती है। जब वो राइट टाइप का पॉलन ग्रेन होगा तभी जाके इसका जर्मिनेशन हो पाएगा, तभी जाके पिस्टिल उसको अलाउ करती है कि तुम अब पॉलिनेशन कर सकते हो, उस लायक हो। नहीं तो क्या करेगी, देखिए यहाँ पे ढेर सारे पॉलन ग्रेन क्या कर रहे हैं, जर्मिनेशन कर रहे हैं, मीन्स पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है, बट ये राइट टाइप के नहीं होंगे, जिसकी वजह से इनका जर्मिनेशन कहाँ रोक दिया गया होगा, स्टिग्मा पे रोक दिया गया, नहीं तो स्टाइल तक आते आते उनको रोक दिया जाता है। ठीक है, उनको इसलिए रोका जाता है क्योंकि वो राइट टाइप के नहीं है, सेम स्पीसीज के नहीं होंगे। ठीक, एक पॉलन ट्यूब का यहाँ पे क्या होगा, जर्मिनेशन हुआ है पूरी तरीके से। ये पॉलन ट्यूब कहाँ जर्मिनेट करते हैं, वेजिटेटिव सेल से करते हैं। ठीक है, ये वाला जो एंड होगा ये चलाइजा एंड होगा, इसलिए एंटीपोडल है। ये माइकोपाइलर एंड होगा, यहाँ पे 2 सिनर्जिड के सेल है। ठीक है, उनमें क्या होगा, फिलीफॉर्म अपरेटस पाए जाते हैं जो गाइड करेंगे पॉलन ट्यूब को कि तुमको यहीं पे आगे क्या करना है, सिंगैमी करना, फर्टिलाइजेशन करना है। ठीक है, बीच में क्या होंगे, पोलर न्यूक्लियाई होंगे, तो एक मेल गैमेट कहाँ पे आके फ्यूज करेगा, एक सेल से दूसरा जाके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर और अच्छे से विजुलाइज किया गया है कि ये वाला जो बाहर के होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए 2 सिनर्जिड होंगे, लेकिन एक ही सिनर्जिड का स्ट्रक्चर दिखा है क्योंकि एक्सेल का दिखाना था। तो सिनर्जिड में क्या देखने को मिला कि यहाँ पे फिलीफॉर्म अपरेटस है जो क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं पॉलन ट्यूब को कि तुमको इधर ही आना है, ठीक। इसके अलावा जो इसके न्यूक्लियस होंगे नीचे होंगे, वैक्यूल क्या होंगे ऊपर होंगे, जो एक सेल होंगे उनके न्यूक्लियस क्या होंगे ऊपर होंगे, उनके बड़े से वैक्यूल क्या होंगे नीचे होंगे। फिर सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। जो पॉलन ट्यूब है उनमें वेजिटेटिव सेल होते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन देना रहता है पॉलन ग्रेन को। इसके अलावा यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होंगे वो किस में बदल जाते हैं, मेल गैमेट में। मेल गैमेट में 2 कंडीशन में बदलते हैं। पहला, कुछ ऐसे सेल होंगे, कुछ ऐसे प्लांट की स्पीसीज हैं जैसे 60% में क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन आके जर्मिनेट करेगा कहाँ पे, स्टिग्मा पे, तब जाके यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल है ये क्या बनाएंगे, पॉलन ट्यूब बनाएंगे। जनरेटिव सेल आगे चल के क्या बनाएंगे, 2 मेल गैमेट बनाएंगे। लेकिन 40% में क्या होता है एंजियोस्पर्म में कि वेजिटेटिव सेल तो वैसे ही रहेगी, लेकिन जनरेटिव सेल क्या करती है, पहले से ही मेल गैमेट्स बना के रखी रहती है, मींस 3 सेल स्टेज आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हुआ यहाँ पे। और आगे देखिए यहाँ पे एक जो है मेल गैमेट कहाँ गया, फ्यूज कर लिया, किसके साथ, एक सेल के साथ, दूसरा गया पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर लिया। अब आगे चलते हैं, जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या होगा, ये सिनर्जिड कौन सा पार्ट है, किस जगह का, ये है माइक्रोपायरेंट है, ये चलाइजेंट होगा। ये क्या होंगे, जो सिनर्जिड है ये डीजनरेट होने लगेंगे, उनका काम खत्म, ठीक है। और यहीं पे क्या हुआ था, पहले एक सेल था, अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन गया, और यहाँ पे क्या होगा, एंटीपोडल जो होंगे चलाइजेंट पे डीजनरेट होने लगेंगे, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मींस की जो सेंट्रल सेल है अब क्या बन गया, PEC हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया। और जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया 3N, इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पेन कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा, अब एम्ब्रियो बनेगा, मींस उसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, सेल डिवीजन होगा, आगे चल के एम्ब्रियो बनाना है उसको। ये होगा ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है। ये हार्ट शेप एम्ब्रियो, ठीक है। इनको बोल सकते हैं अर्ली स्टेज या अर्ली फेज क्या है एम्ब्रियो के, ठीक है। यहाँ पे सस्पेंसर पाए गए हैं, ये मैच्योर है, मींस ये प्लूम्यूल होगा, यहाँ से क्या निकलेगा, स्टेम वाला पार्ट, ये कॉटिलिडन है, मींस ये डाइकॉट का होगा। ये है रेडिकल, रेडिकल से क्या निकलेगा, रूट वाला पार्ट। एनसीईआरटी में भी दिया गया कि जो मोनोकॉट्स होंगे, डाइकॉट्स होंगे, जो अर्ली बोल सकते हैं जो एम्ब्रॉनिक स्टेज है या फिर एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है अर्ली वाले फेज में, जैसे जाइगोट हो गया, ठीक है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, हार्ट शेप एम्ब्रियो बना, ये सब क्या है सिमिलर होंगे, डाइकॉट मोनोकॉट में सेम होंगे। आप इससे नहीं पता लगा सकते जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है किसका, डाइकॉट एम्ब्रियो का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेडिकल, और इसमें रूट कैप पाए जाते हैं, ठीक है। रेडिकल से क्या निकलेगा, रूट निकलेगा। प्लूम्यूल से क्या होगा, यहाँ से स्टेम की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे 2 कॉटिलिडन है, ये हाइपोकोटाइल है, मींस कि हम बोल सकते हैं कि जो एम्ब्रोनल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है उसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट होगा इसे एपिकोटाइल कहेंगे, ठीक है। ये है ग्रास का या फिर बोल सकते हैं मोनोकाट का। ये होगा स्केटुलम, इसको हम बोलते हैं कॉटिलिडन या सिंगल कॉटिलिडन। किस में देखने को मिलता है, हमको मोनोकाट्स में देखने को मिलता है या फिर ग्रास में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया सूट अपेक्स। सूट अपेक्स के ऊपर क्या है, कोलियोपेटाइल, मींस ये ऐसा सीथ है जिस क्या करता है, अनडिफरेंशिएटेड सीथ है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सूट अपेक्स को, ठीक है। ये रेडिकल हो गया, उसमें रूट कैप भी पाए जाते हैं, दोनों में देखिए रूट कैप पाया जाता है, ठीक है, चाहे डाइकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो। लेकिन जो रूट कैप है इसके ऊपर भी कवरिंग देखने को मिलती है मोनोकॉट में या ग्रासेस में, इसको बोलते हैं कॉलियोराइजा, ठीक है। इपीब्लास्ट है, इसका कोई इस स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं, मींस ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे चलते हैं सीट का स्ट्रक्चर, कॉटिलिडन मींस ये डाइकॉट का होगा, यहाँ पे एक कॉटिलिडन 2, ये माइकोपाइल है, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा हाइपिकोटाइल रूट एक्सिस, यहाँ पे नीचे वाला जो यहाँ पे इम्ब्रोनल एक्सिस जो होगा ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं एपिकोटाइल या फिर नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे हाइपोकोटाइल। जो नीचे वाला होगा वो रूट बनाने की कोशिश करेगा, जो ऊपर वाला होगा वो स्टेम की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये इसमें कॉटिलिडन होगी। जो साइड में देखने को मिल रहा है ये इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म में क्या होता है, खाना भरा होता है, रिजर्व फूड होते हैं, ठीक है। ये ऊपर क्या है, सीट कोट है, ठीक है। यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे शूट एपिकल मेरिस्टम, यहाँ पे शूट बनेगा। शूट का मतलब क्या होगा कि स्टेम की फॉर्मेशन होगी, और नीचे क्या होगा, रूट टिप है, मींस यहाँ पे रूट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में ऊपर क्या है, सीड कोट है, मींस सीड है। ये क्या है, एक कॉटिलिडन है, सिंगल कॉटिलिडन है। इसके अलावा ये दिया है शूट एपिकल मेरिस्टम, यहाँ से क्या बनेगा, इस तरीके से प्लांट की ग्रोथ होगी, मींस यहाँ पे सूट वाला फॉर्मेशन होगा। नीचे क्या है, रूट टिप, मींस यहाँ से रूट की फॉर्मेशन होगी। ये तभी यहाँ पे लिखा गया हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस की एम्ब्रोनल एक्सिस के नीचे वाला जो पार्ट है वो रूट बनाने में काम करेगा, ठीक है। ये है इंडोस्पर्म, ठीक है। यहाँ पे इनको रिजर्व फूड प्रेजेंट है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए सीड किसका है, मेज का दिया गया है। ये होगा पेरिकार्प, मींस की हम बोल सकते हैं आउटर वाली कवरिंग, ठीक है। ये इंडोस्पर्म है, इसमें खूब खाना भरा हुआ है। इसके अलावा एक सिंगल स्केटुलम है, मींस की इसमें एक कॉटिलिडन पाया गया है। ये हो गया प्लूम्यूल। प्लूम्यूल के ऊपर क्या है, कोलियोपेटाइल पाया जा रहा है, मींस की अनडिफरेंशिएटेड सीथ है, ठीक है। ये हो गया रेडिकल। इसके नीचे भी क्या पाया जा रहा है, एक सीथ पाया जा रहा है, एक कवरिंग पाई जा रही है, जिसको बोलते हैं कॉलियोराइजा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे ये स्ट्रक्चर है एप्पल का, जिसे हम फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये थैलमस से बनता है, ये कभी ओवरी से नहीं बनता है। मैंने एक ट्रिक दिया था जिसको बोले थे सैक,
सैक का मतलब है कि ऐसे फ्रूट जो थैलमस से बने, ना कि ओवरी से। एस फॉर स्ट्रॉबेरी, ए फॉर एप्पल्स, सी फॉर हो गया कैस्यू, मीन्स जो हम लोग काजू खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो फ्रूट बना है एप्पल का, ये थैलमस से बना है। यहाँ बीच में क्या होंगे, उसके बीज हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एंडोकार्प होते हैं। जो मीजोकार्प होता है वो हम खाते हैं। ठीक है, ये हो गया स्ट्रॉबेरी, ये बीच वाला जो पार्ट है पूरा, इसको थैलमस बोलते हैं, जो इसमें छोटे छोटे एक्ने पाए जाते हैं। अब आगे चलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर देखते हैं मेल वाला। चलिए पहले इसको देखते हैं, फिर ये समझ में आएगा। मेल में क्या है कि मेल में देखिए टेस्टिस पाए जाते हैं 2। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल होते हैं। एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, तो दोनों में कितने होंगे, 500 हो गए। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या बनते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में क्या होता है, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, स्पर्म बनता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब स्पर्म तो कहाँ बनेगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, मीन्स हम बोल सकते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल में बनेगा। अब स्पर्म का जो पाथवे है वो कैसा है, देखिए रेटिटेस्टिस, इसके बाद वासा इन्फ्लुएंसिया, एपिडिडाइमिस, फिर जाएगा वॉस डिफरेंस। ये चारों जो है इसको बोलते हैं एसेसरी डक्ट। ठीक है, अब वॉस डिफरेंस से कहाँ जाएगा, सिमानल वेसाइकल में, इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड में, इसके बाद बल्बोयूथर ग्लैंड या फिर कॉपरस ग्लैंड बोलते हैं। ये क्या है, इसको बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड मेल में। ठीक है, इसके बाद यूरेथ्रा से पास होते हुए बाहर चला जाएगा। ये जो बाहर की जो इसको बोलते हैं जो टिप है, इसको बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस, या फिर इसके ऊपर जो स्किन है उसे बोलते हैं फॉर स्किन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। जो मेल होते हैं ना, मेल में जो स्पर्म का और यूरिन का पाथवे सेम होता है, मीन्स यूरेथ्रा से ही पास करते हैं। ठीक है, आगे देखिए यही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया कि स्क्रोटम है, जो टेस्टिस होता है बॉडी के बाहर होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उसको टेम्परेचर 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन की बॉडी से टेम्परेचर से कम चाहिए, इसीलिए यहाँ पे टेस्टिस है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ से जो यहाँ पे जा रहा है ये कौन होगा, वॉस डिफरेंस होगा। कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है सिमाइनल वेसाइकल के पास, मीन्स एसेसरी ग्लैंड के पास जा रहा है। जो सिमाइनल वेसाइकल होते हैं वो 2 होते हैं, मीन्स एक पेयर होते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट जो होता है सिंगल होता है। इसके अलावा जो बल्बोयूथर ग्लैंड होते हैं वो 2 होते हैं, मीन्स पेयर में होते हैं। ठीक है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से देखिए एक डक्ट निकल रहा है जिसको बोलते हैं एजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या है, जो मेल का यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे यूरिन स्टोर होगा। अब देखिए दोनों एक ही पासेज में हो जाएंगे, मीन्स एक ही पाइप, एक ही मीन्स एक ही पाथवे फॉलो करेंगे। एजैकुलेटरी डक्ट हो गए, यहाँ से एक ही डक्ट हो जाएंगी। अब इस तरीके से यूरेथ्रा से पास हो जाएगा। ठीक है, ये जो होंगी प्रोस्टेट होंगी, बल्बोयूथर ग्लैंड होंगे। ऊपर क्या होगा, यहाँ पे ग्लैंड्स पेनिस है, उस पर ऊपर स्किन जो है फोर स्किन हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमने बताया कि जो कंपार्टमेंट है 250, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, इस तरीके से कंपार्टमेंट होंगे टेस्टिस के अंदर। तो 1 से लेकर 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। तो जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि अंदर 2 टाइप की सेल पाई जाती है, जिसको बोलते हैं मिल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया। दूसरा होता है सर्टोली सेल। जो मिल जर्म सेल होते हैं यही जाके स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। जो सर्टोली सेल होते हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो बाहर का स्पेस होता है, ठीक है, इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं लीडिंग सेल। ठीक है, अब उसका स्ट्रक्चर दिया गया है कि ये मान लीजिए किसका, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये अंदर वाला पार्ट है और ये बाहर वाला जो रेड रेड है ये बोल सकते हैं कि बाहर वाला स्पेस है, इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल सेल। यहाँ पे लीडिंग सेल पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, एंड्रोजन बनाते हैं, हार्मोन, मेल का सेक्स हार्मोन। इसके अलावा जो अंदर वाला पार्ट होगा इसमें पाए जाएंगे स्पर्मेटोगोनिया, जिसको मेल जर्म सेल कहते हैं। आगे चल के ये क्या बनाते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पर्मेटोजोआ, देखिए मिस स्पर्म बन चुका है। ये सर्टोली सेल, देखिए कुछ स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं, इम्बेडेड हो जाते हैं उनका हेड, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन लेना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं फीमेल के स्ट्रक्चर का। जो फीमेल का पेल्विक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका हम लोग डायग्राम देखते हैं। ये क्या है, यूट्रस। इस जो फीमेल है ना, इसमें तीनों पाथवे जो होंगे, चाहे यूरिन के हो, चाहे फीकल मैटर के होंगे, चाहे डिलीवरी का होगा, तीनों डिफरेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूट्रस से। ये जो होगा यूट्रस है। ठीक है, इसके अलावा इसको सर्विक्स बोलेंगे और ये वाला जो होगा वजाइना हो गया। ठीक, ये आगे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए यूरेथ्रा होगा, इस तरीके से बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है प्यूबिक इम्फाइसिस। इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, यूरेथ्रा के बाद यहाँ पे एक फिंगर लाइक जो बाहर, ठीक है, आउटसाइड स्ट्रक्चर है, इसे हम क्लॉटिस बोलते हैं। फिर ये लाइबिया माइजोरा हो गया, ये लाइबिया माइनोरा हो गया, ये हो गया वर्जाइनल ओरिफाइस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा ये रेक्टम का पार्ट होगा, ये रेक्टम हो गया। ठीक है, यहाँ पे एनस हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे दिया गया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वो कैसे है, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ओविडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ये देखने को मिलेगा यूट्रस, इसके वाला वजाइना। ये तीनों क्या होते हैं, फीमेल के एसेसरी डक्ट है।
ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके। ओवरी है, ओवरी और यूट्रस एक दूसरे से जुड़े होते हैं लिगामेंट से, ठीक है, वॉल से जिससे जुड़े होते हैं लिगामेंट। पेल्विक वॉल मींस ये जो पेक्टोरल वाला पार्ट हो गया, जो नीचे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेल्विक रीजन, ठीक है। ये हो गया ओवरी। ओवरी से ओव्यूलेशन हुआ तो इसको भी कैच करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो ओविडक्ट में चला नहीं जाएगा, तो इसके लिए जो इनफंडुबुलम है, इसके जो आगे स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिम्ब्री, मींस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, ये कैच करेंगे। जो इनफंडुबुलम होंगे ये बोल सकते हैं फनल लाइक शेप होगा। एम्पुला जो होता है वाइड शेप होता है, यहीं पे क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, मींस यहाँ पे स्पर्म और ओवम दोनों का ही क्या होता है मिलन होता है, मींस फर्टिलाइजेशन होता है। ये हो गया स्थमस। स्थमस जो होता है नैरो पार्ट होता है ओविडक्ट का, मींस 3 पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के। इनफंडुबुलम होगा पहला पार्ट जो कि फनल शेप का होगा। एम्पुला जो वाइड रीजन होगा जहां पे क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा। जो स्थमस होगा नैरो पार्ट होगा जो जाके जोड़ता है किससे, ओविडक्ट को या फिर फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस से। अब यूट्रस में देखिए यूट्रिन फंडस हो गया, ये कैविटी हो गई। यूट्रस की भी 3 वॉल होती है या फिर बोल सकते हैं 3 वॉल लेयर है, ठीक है। जो सबसे बाहर होगा पेरीमेट्रियम होगा, वो क्या होता है थिन होगा एक्सटर्नल होगा। मायोमेट्रियम जो होता है थिक होता है, स्मूथ मसल से बना होता है, इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जब डिलीवरी होता है बेबी का उस समय क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम में ही होता है, ठीक है। जो अंदर का सबसे होगा लेयर उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। जो मेंस्ट्रुएशन टाइम होता है उस समय ही क्या होता है इंडोमेट्रियम की ही वॉल आगे चल के साइक्लिक यही ब्रेक डाउन होती रहती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा सर्विक्स हो गया। इसके अलावा ये जो पतला सा कैनाल है इसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल। ये सर्विकल कैनाल वजाइना ये आगे चल के बर्थ कैनाल बनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिया गया है। ये होगी रिब्स हो गए, ये मसल्स होंगे किसके बीच में, रिब्स के बीच में, इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। ये हो गया पेक्टोरल वाला पार्ट, जो आगे वाला ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं पेक्टोरल पार्ट, और जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं इसको बोलते हैं पेल्विक रीजन। तो ये पेक्टोरल वाले पार्ट में प्रेजेंट होंगे, तो इस यहाँ पे कौन सी मसल होगी, पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ये है फैट, इसमें जो होता है क्या कि जो बोल सकते हैं जो फीमेल के मेमरी ग्लैंड होंगे उनमें जो वेरिएबल अमाउंट के फैट पाए जाते हैं, इसके अलावा ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये फैट हो गए। ये होंगे मेमरी लोब्स, यहाँ पे पाए जाएंगे एल्वेलस, ठीक है, एल्वेलाई बोल सकते हैं। यहीं की इसी के ल्यूमेन में क्या होता है कि मिल्क स्टोर होती है, सिक्रीट होती है, ठीक है। ये होगा डक्ट इस तरीके से, और ढेर सारे डक्ट आगे चल के एक वाइड डक्ट बनाते हैं जिसको बोल सकते हैं हम एम्पुला, ठीक है। एम्पुला आपको देखने को मिला था कहाँ पे, यहाँ पे देखने को मिल रहा, और ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिला, ठीक है। इसके अलावा लैक्टिफेरस डक्ट जिससे क्या होता है मिल्क सक आउट हो जाता है, निप्पल है। ये हो गया एरुलर मसल्स, ठीक है। इसका एक मैंने शॉर्ट ट्रिक दिया था एट डल, याद रखने के लिए। ए फॉर एल्वेलस हो गया। फिर क्या हो गया, ये हो जाएगा मेमरी ट्यूब्यूल, ढेर सारे ट्यूब्यूल होंगे। ट्यूब्यूल क्या बनाएंगे, डक्ट बनाएंगे। ए से क्या होगा एम्पुला, जो ढेर सारे डक्ट आगे चल के देखिए ये जो वाइड डक्ट बन रहा है, चौड़ा सा डक्ट बन रहा है, इसको एम्पुला कहते हो। फिर लास्ट में लैक्टिफेरस डक्ट से क्या होता है मिल्क सक आउट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मिल्क का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में किस तरीके से स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, मिल्क का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हम जानते हैं 2 टाइप की सेल पाई जाती है, एक सर्टोली सेल होगी, दूसरा होगा जिसको बोलते हैं मेल जर्म सेल या फिर बोल सकते हैं स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। ये हो गया स्पर्मेटोगोनियम, ये होगा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम है न्यूट्रिशन देना। अब जब स्पर्मेटोगोनियम है यही आगे चल के स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे। जो स्पर्मेटोगोनियम होंगी 2n होंगी, ठीक है, इनके क्रोमोसोम नंबर 46 होंगे। ये आगे चल के माइटोसिस करेंगे, क्या बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब माइटोसिस होगा तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे, तो यहाँ पे भी 2n होगा। लेकिन कुछ सेल जो होंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के ये जाके फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेंगे, तो क्या बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। फिर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये आगे चल के सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेंगे, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर n ही रहेगा, ठीक है। स्पर्मिड, अब स्पर्मिड स्पर्मेटोजोआ में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस हमने ये देखा कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमें 4 स्पर्मिड या 4 स्पर्मेटोजोआ मिलते हैं, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये देखिए जब स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म बन जाता है पूरी तरीके से, ये कहाँ जाते हैं सर्टोली सेल के पास। उससे क्या लेना है, उनको न्यूट्रिशन लेना है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। स्पर्मेटोगोनिया क्या होंगे 2n होंगे, मींस डिप्लॉइड होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। इसमें क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है, तो माइटोसिस में क्या होता है सेम क्रोमोसोम नंबर होंगे, तो यहाँ पे भी 46 होंगे या फिर 2n होंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे 23 या फिर बोल सकते हैं हैप्लॉइड। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो जाएगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा, यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम होंगे, और स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में भी 23 होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या होगा, हेड होगा, नेक होगा, मिडिल पीस होगा, टेल होगा, ठीक है। अब हेड में क्या होगा, पूरी जो बॉडी होगी स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होगा किससे सराउंडेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, पूरी बॉडी, ठीक है।
इसके अलावा जो हेड का पार्ट है उसके ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम, ठीक है, जो एक्रोसोम होते हैं इनमें कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो ओवम है, ओवम के जो वॉल है उनको क्या करते हैं, रप्चर या पेनिट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो मेल का न्यूक्लियस है उसमें एंटर कर जाए, ठीक है, उसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हेड है उनमें क्या होंगे, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल होंगे, नेक हो गया गर्दन। इसके अलावा जो मिडिल पीस है यहाँ पे ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ताकि जब स्पर्म फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाए तो उसको क्या करना है, स्विम करना है, आगे जाना है, कहाँ जाना है, एम्पुलर रीजन में जाना है, जहाँ पे क्या ओवम वेट कर रही है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एनर्जी सोर्स है किसके लिए, स्विमिंग करने के लिए, और टेल की वजह से क्या होता है कि स्पर्म जो होता है तैरता हुआ चला जाता है एम्पुलर रीजन में, ठीक है। अब देखते हैं ओवरी का डायग्राम है। ओवरी के डायग्राम में आप, ये ओवरी है, ठीक है, इसमें किस तरीके से फॉलिकल बनते हैं अब उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, रेड वाला है और ब्लू वाला है। तो रेड वाला जो होगा इसको बोलेंगे आर्टरी, और जो ब्लू वाला होगा इसको बोलते हैं वेन्स, ठीक है। या ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल है, मींस की प्राइमरी साइट है और ढेर सारे उसके ऊपर क्या है, ग्रैनुलोसा सेल के फॉलिकल आ गए। फिर ये आगे और ग्रो करेंगे, आगे ग्रो करेंगे, उनके ऊपर और फॉलिकल आ जाएंगे ग्रैनुलोसा सेल के, इसको सेकेंडरी साइट बोलेंगे। लेकिन टर्शरी फॉलिकल की बात, चलिए देखते हैं ओवरी का ये डायग्रामेटिक सेक्शन है, इसमें देखते हैं ये ब्लड वेसल्स है। जो रेड वाला होगा आर्टरी होगा, मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे, जो ब्लू वाला होगा वेन्स होंगे, मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे। ये प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, प्राइमरी उस साइड बना रहता है, ठीक है, इसके ऊपर ढेर सारे ग्रैनुलोसा के लेयर आ गए, तो ये प्राइमरी फॉलिकल। सेकेंडरी में क्या होगा, इनके ऊपर और जो प्राइमरी फॉलिकल उनके ऊपर और ग्रैनुलोसा के लेयर आ गए, तो उसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। टर्शरी फॉलिकल की खास बात यह है कि उनके ऊपर ग्रैनुलोसा के लेयर तो आएंगे, लेकिन इनके पास क्या होगा, एंड्रम होगा, एक उसमें क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, मींस एक ऐसी कैविटी होगी जिसमें फ्लूइड भरे होंगे, ठीक है। इसी टाइम क्या होगा, जो प्राइमरी oocyte है आगे चल के क्या करता है, ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करता है, जिससे क्या बनाता है, एक बड़ा सेल जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte या फिर हम ओवम भी कह सकते हैं, और उसके साथ क्या बनाएगा, एक फर्स्ट पोलर बॉडी। जो फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती है और सेकेंडरी oocyte कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte के, ठीक है। फिर ये ट्रांसफर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल या फिर हम बोल सकते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। इसके बाद ओव्यूलेशन के टाइम में क्या होगा कि जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होंगे उनमें से सेकेंडरी oocyte क्या होती है, रिलीज हो जाती है। जो ये ऊपर वाला ग्राफियन फॉलिकल वाला स्ट्रक्चर है ये आगे चल के कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है, और धीरे धीरे क्या होती है, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये तो बचा रहेगा, ये डीजनरेट नहीं होगा, इसमें से प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहेगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन मतलब नहीं हुआ, तो क्या होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। जो सेमनीफेरस में हमने देखा था, सेमनीफेरस ट्यूबन में 2 टाइप के सेल थी, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम क्या होता है कि वो न्यूट्रिशन देती है, लेकिन स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के माइटोसिस करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ये 2n है, ये क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, मींस 2m। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इसमें हुआ, मींस कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, तो क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, स्पर्मिड बना, ये भी क्या हो, क्रोमोसोम नंबर n हो गए, मींस 23। फिर स्पर्मिड तो बन गए, स्पर्मिड से स्पर्मेटोजोआ बनने या डिफरेंशिएशन होने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। ये भी क्या, हैप्लॉइड। और इसके बाद कहाँ जाएगा, सर्टोली सेल के पास न्यूट्रिशन लेने। अब आगे देखते हैं ओगोनिया में। ओगोनिया में दिया गया है कि जो ओगोनिया के सेल होंगे उस पर माइटोसिस होगा और क्या बनाते हैं, प्राइमरी oocyte। ये सब कब होता है, जब मदर प्रेग्नेंट है, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके वोम में ही, उसके यूट्रस में ही क्या है, अगर फीमेल है, मिस लड़की है, तो उसके ही ओवरी में क्या हो रहा है, ओगोनिया क्या कर रहा है, प्राइमरी oocyte बना ले रहा है, ठीक है। जो फीटल स्टेज है वहीं पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या, oogenesis स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद जब बर्थ होता है, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के पहले तक बहुत ढेर सारी ओगोनिया क्या होती है, डीजेनरेट हो जाती है। प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, डीजेनरेट हो जाते हैं, हम बोल सकते हैं कोई ओगोनिया बनता नहीं है, ना ही ऐड होता है, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन प्यूबर्टी के बाद की कहानी, या प्यूबर्टी के बाद की कहानी ये होगी, जो प्राइमरी oocyte है इनके ऊपर प्राइमरी फॉलिकल है, अभी आगे चलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है सेकेंडरी टर्सरी, ये प्यूबर्टी के बाद की कहानी होती है। फिर यहाँ पे टर्सरी, यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल बनेंगे, ठीक है। लेकिन टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा, जो प्राइमरी oocyte होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा। किससे पहले कंप्लीट होगा, ओव्यूलेशन के पहले ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इनका कंप्लीट हो जाएगा, मींस कि प्राइमरी oocyte अब आगे चल के क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड, एक बड़ा सेल जिसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम भी बोल सकते हैं, उसके साथ एक छोटा सा सेल जिसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। ये तो डीजनरेट हो जाएंगे, लेकिन यही सेकेंडरी oocyte कब रिलीज होती है, ओव्यूलेशन के टाइम, ठीक है। अब ओव्यूलेशन के टाइम हो गया, मान लीजिए कि दोनों ही स्पर्म और ओवम दोनों मिल गए, मींस फर्टिलाइजेशन होने वाला है, तो क्या होगा कि जो ओवम है उसका साइटोप्लाज्म बड़ा है, तो उसमें सेकेंडरी oocyte तो प्रेजेंट है। यहाँ पे मिल, जब मिल का यहाँ पे जो बोल सकते हैं न्यूक्लियस आने से पहले ही सेकेंडरी oocyte क्या करेगी, अपना फिर से सेकेंड मियोटिक डिवीजन करके एक बड़ा सेल बनाएगी जिसको ओवम बोलेंगे या फिर मेच्योर फीमेल गैमेट बोल सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा सेल बनेगा जिसको हम सेकेंड पोलर बॉडी बोल सकते हैं। ये जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है ये तभी पॉसिबल होता है जब प्रेगनेंसी हो,
ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम ही होता है। मान लीजिए अगर नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट नहीं मिल रहे, मींस स्पर्म और ओवम एक साथ नहीं मिल रहे, तो सेकंड मियोटिक डिवीजन नहीं हो पाएगा। सेकंड मियोटिक डिवीजन तभी कंप्लीट होता है फीमेल में जब यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, मेल वाला न्यूक्लियस आ जाता है, ठीक है, मेल का जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो इंटर कर जाता है। उससे पहले ही क्या करती है, ओवम अपना सेकंड मियोटिक डिवीजन करके यहाँ पे मैच्योर फीमेल गैमेट बना देती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे दिया है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जितने इवेंट होते हैं उसमें देखते हैं। ये पिट्यूटरी के हार्मोन कुछ निकलेंगे, FSH, LHS। ओवेरियन में कुछ इवेंट होंगे, मींस किस तरीके से फॉलिकल बनेंगे, कैसे कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होंगे, ठीक है। अब उसमें से भी कुछ हार्मोन निकलेंगे ओवरी से। इसके अलावा यूट्रस की कहानी क्या होगी सब देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 फेज होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के। पहला होगा मेंस्ट्रुएशन, जहाँ पे क्या होगा कि रप्चर हुआ है, टूटा हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है किसका, एंडोमेट्रियम वॉल का, ठीक है, यूट्रस के। इसके अलावा फॉलिकुलर फेज या प्लूराइफ्री फेज में, फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, फॉलिकुलर की क्या होगी, यहाँ पे ग्रोथ होगी, फॉलिकल डेवलप होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो होगा प्रोलैक्ट्री में क्या होगा कि इस वाले फेज में जो यूट्रस की जो वॉल ब्रेकडाउन हुई एंडोमेट्रियम की, वो अपने आप को धीरे धीरे फिर से रीजनरेट करेंगे। फिर यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा। फिर जो ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज होगा ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम क्या होंगे, सिक्रीट करेंगे कुछ हार्मोन को। अगर प्रेगनेंसी होती है, फर्टिलाइजेशन होता है तब तो कंटिन्यूअसली सिक्रेट करेंगे, नहीं होता है तो फिर डीजनरेट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं ओवेरियन इवेंट में, देखते हैं कि क्या होता है। जैसे यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे मींस हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम का। इसके बाद क्या होगा, ये 3 से 5 दिन की कहानी होती है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है फीमेल की बॉडी में। यहाँ पे जो ओवरी, अब हम लोग देखेंगे फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, जो ओवेरियन इवेंट में होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल है, मींस की प्राइमरी उस साइड के ऊपर ढेर सारे फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है। अब इसके ऊपर सेकेंडरी फॉलिकल और गंडे क्लियर आ रही है, टर्सरी फॉलिकल यहाँ पे क्या बन गया, सेकेंडरी साइड बन गया। फिर मैच्योर फॉलिकल हुए। ओव्यूलेशन वाले दिन में क्या होगा, 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। जब ये डेवलप करती है, इसके साथ साथ एस्ट्रोजन भी निकलता रहता है, ओवरी से निकल रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा 14 डे पे क्या होगा कि जो पिट्यूटरी के हार्मोन 2 होंगे वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, LH और FSH, ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे, मींस ये भी एकदम पीक पे रहेंगे। और इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन होगा, LH होगा। इसीलिए 14 डे पे हम बोलते हैं LH सर्ज, ठीक है। LH भी निकल रहा है, FSH भी निकल रहा है, एस्ट्रोजन भी निकल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा LH होगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है कि अब यूट्रस ने अपने आप को मेंटेन कर लिया। जब यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल बन रहा था उसके साथ साथ यूट्रस ने अपने आप को मेंटेन कर लिया। 14 डे पे ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है। अब जो ये ग्राफियन फॉलिकल है या फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ये क्या होंगे, कार्पस ल्यूटियम में बनेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि LH है, FSH का जो ग्राफ होगा एकदम डाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का हाई रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन का क्यों हाई रहेगा, क्योंकि ये जो कार्पस ल्यूटियम है इनमें से निकलता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। अब जो ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज में जो हम बोल सकते हैं एंडोमेट्रियम की जो वॉल है और ज्यादा मींस अपने आप को ढेर सारे ब्लड वेसल्स बना ले, क्योंकि उसको लगता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इस उम्मीद में बैठा हुआ है एंडोमेट्रियम की वॉल कि आगे चल के क्या होगा, इम्प्लांटेशन होने वाला है यूट्रस में, ठीक है। अगर यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो, मींस फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया ओवम का, ठीक है, किससे, स्पर्म के साथ, तो क्या होगा कि कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट होने लगेंगे। और यही वॉल जो इतना बना हुआ है अभी इम्प्लांटेशन के लिए, यही जाके नेक्स्ट साइकिल में फिर से यही स्टार्ट हो जाएगा, मींस मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। याद रहना चाहिए कि जब हम बोल सकते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलैक्टेड फेज में एस्ट्रोजन का पीक ज्यादा होता है और कोई हार्मोन नहीं होते, लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम LH सबसे ज्यादा होता है, FSH भी होते हैं, एस्ट्रोजन भी होते हैं, लेकिन LH ज्यादा होता है। लेकिन ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज में सिर्फ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे स्ट्रक्चर दिया गया है कि ओवम के पास ढेर सारे स्पर्म आ रहे हैं, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। ये है ओवम, ठीक है, ओवम का सेल है। इसके ऊपर जो सबसे बाहर वाली लेयर इसको बोलते हैं जेना प्लूसिडा। यही क्या करती है, बैरियर की तरह काम करती है कि एक ही स्पर्म की एंट्री कहाँ करने देती है, ओवम के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो अंदर की लेयर होगी इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और दोनों के बीच में जो जगह है, मींस की जोना प्लूसिडा और जो सेल मेम्ब्रेन के बीच में जगह है, इसको बोलते हैं पेरीवेलेंट्राइन स्पेस, ठीक है। जो बाहर की सेल है इसको बोलते हैं सेल ऑफ कॉर्नर रेडिएटा। ये ढेर सारे स्पर्म है, एक ही देखिए स्पर्म सेल की क्या है, एंट्री है, मींस जोना प्लूसिडा सिर्फ एक ही स्पर्म को एंट्री कराएगी। जो यहाँ पे होंगे एक्रोसोम प्रेजेंट होंगे, मींस कैप लाइक स्ट्रक्चर जो था हेड में, यहीं से कुछ ऐसे एंजाइम निकलेंगे जो क्या करेंगे, जो जोना प्लूसिडा की लेयर को क्या पेनिट्रेट कर देंगे, जिसकी वजह से जो मिल मींस हम बोल सकते हैं जो मिल का न्यूक्लियस है या फिर स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो कहाँ एंटर कर जाएगा, साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, या फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा दे रहे किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया ओवरी से, ठीक है। यहाँ पे ओवम मींस हम बोल सकते हैं सेकेंडरी ओसाइट यहाँ पे तैयार है, ठीक। अगर यहाँ से स्पर्म आ गया उस टाइम, ठीक है, उसी टाइम कहाँ पे, एम्पुलर रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, इसी जगह पे ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इसके अलावा
इधर मिल गया, इधर मिल गया, यहाँ मिल गया, कहीं मिल गया, कोई मतलब नहीं है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होना है? फर्टिलाइजेशन एम्पुलर रीजन में होना है, कहाँ पे? ओविडक्ट के। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर ए वाला इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी साइट है। यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन वाला स्ट्रक्चर दिखा है। मीन्स की जो एम्पुलर रीजन है यहाँ पे ओवम और स्पर्म का क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है, मीन्स मैटिंग हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट होगा, जाइगोट में क्लीवेज होंगे। मीन्स क्लीवेज का मतलब जाइगोट के सेल डिवाइड करेंगे 2 से 4, माइटोसिस होता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। लेकिन ई वाले में देखेंगे जब मोरूला स्टेज क्या होता है? 8 to 16 ब्लास्टोमेयर सेल बन जाए। अगर जाइगोट के 8 से 16 ब्लास्टोमेयर सेल बन जाए तो इसे मोरूला बोलेंगे। एफ वाले में उससे ज़्यादा सेल बने होंगे। फिर क्या होगा? अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होते हैं कि जो बाहर की ये जो इस तरीके से अरेंजमेंट होगा सेल को, इसको बोलते हैं ट्रोफोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या करता है? ये जोड़ने का काम करता है। किससे? यूट्रस से, तभी तो इम्प्लांटेशन होगा। ये क्या करेगा? धसाने का काम करेगा यूट्रस से। जो अंदर के सेल होंगे इसको बोलते हैं इनर सेल मास, यही चल के आगे चल के एम्ब्रियो बनाएंगे। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इस तरीके से इम्प्लांटेशन करेगा एम्ब्रियो में। अब आगे देखते हैं ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस। किस तरीके से ह्यूमन का जो फीटस है उसका डेवलपमेंट हो रहा है यूट्रस के अंदर। हमने देखा था कि जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, जो अपर वाले, जो बाहर वाले सेल जो अरेंजमेंट है इसको ट्रोफोप्लास्ट कहते हैं। यही सेल आगे जाके क्या करता है? इम्प्लांट कराने में हेल्प करता है यूट्रस में। ठीक है, इनमें से क्या निकलते हैं? कुछ इस तरीके से विलाई निकलते हैं जो क्या करते हैं? मदर के यूट्रस के सेल या टिश्यू के साथ क्या बनाते हैं? अपना इस तरीके से इंट्रैक्शन, इंटरडिजिटेड हो जाते हैं। और अंदर जो है इनर सेल मास, यही जाके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। हम बोल सकते हैं कि ये डेवलप करेगा एम्ब्रियो से फीटस। ठीक है, उसको पूरा अच्छे से डेवलपमेंट करेगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो प्लासेंटा बन जाएगा। ठीक है, बच्चे और मदर की बॉडी से एक लिंकेज होगा प्लासेंटा के थ्रू। जो ऊपर वाला ये जो हम बोल सकते हैं प्लासेंटा, इसमें कुछ विलाई पाई जाती है। ठीक है, प्लासेंटल विलाई बोलते हैं। अंदर क्या होगा? जो इनर सेल मास होगा एम्ब्रियो बनेगा। फिर इसके बाद फीटल स्टेज ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो एम्ब्रियो होगा, यहाँ पे देखिए उसका इम्बेरिकल कॉर्ड है जिसमें उसकी वेसल्स है। इसी इम्बेरिकल कॉर्ड की हेल्प से वो अपने न्यूट्रिएंट क्या अपना वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है? प्लासेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में भेज देता है। ठीक है, एक्सचेंज होता है। ये है यॉर्क सैक। जब पहली बार क्या होता है? आरबीसी की फॉर्मेशन किस में होती है? एम्ब्रियो में होती है, यॉर्क सैक से। ये हो गए कैविटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस की कैविटी है और इसमें क्या प्रेजेंट है? ढेर सारे म्यूकस प्रेजेंट है, ताकि जो इम्प्लांटेशन हुआ वो सक्सेसफुल रहे, पूरी तरीके से कहीं मदर को कहीं चोट ना लग जाए, जिसकी वजह से ये क्या हो जाए? मिसकैरेज ना हो जाए। इस तरीके से क्या होता है? सर्विक्स तक पूरा म्यूकस भरे होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक है, ये है मेल कॉन्डोम, ये फीमेल कॉन्डोम है। ये क्या करते हैं? बैरियर प्रोवाइड करते हैं, कंट्रासेप्टिक मेथड होते हैं। ठीक है, यहाँ इससे क्या होता है कि मेल और फीमेल की जो गैमेट उनकी मेटिंग नहीं हो पाती है। ये हो गया कॉपर टी। कॉपर टी क्या होते हैं? इंट्रा यूट्रिन डिवाइस है। इनमें इसको क्या किया जाता है? इसको एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स के थ्रू इसको फीमेल के यूट्रस में इसको प्लेस किया जाता है, ताकि जो इसके जो आयन होते हैं, कॉपर के आयन, ये क्या करते हैं? सप्रेस कर देते हैं। जो स्पर्म अगर इंटर कर गया तो उसकी फर्टिलिटी और इसकी जो मोटिलाइजिंग पावर है, या फिर हम बोल सकते हैं उसका जो मूवमेंट है, उसको क्या करते हैं? सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, और इसी वजह से कंट्रासेप्टिक डिवाइस की तरह यूज किया जाता है। स्पर्म को मारने में भी हेल्प करता है। आगे देखिए वेसेक्टोटोमी एंड ट्यूबेक्टोटोमी। इनमें क्या होता है कि स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है। इसमें वेसेक्टोटोमी मेल में होता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? वॉस डिफरेंस को टाइट किया जाता है और कट कर दिया जाता है। मीन्स यहाँ पे कट लगा के इसको टाइट कर देंगे। ये इसलिए किया जाता है कि जो यहाँ पे स्पर्म बनेंगे, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी वेसेक्टोटोमी के बाद भी, मींस गैमेट बनेंगे, बस इनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ट्यूबेक्टोटोमी में क्या होगा कि जो फैलोपियन ट्यूब है इनमें भी क्या होता है? कट लगाया जाता है, उसको टाइट किया जाता है। यहाँ पे गैमेट बनेंगे बट इनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा आगे चल के। तो क्या है? दोनों ही मेथड हमको बोल सकते हैं ये बहुत अच्छा है, बट इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। इसमें देखते हैं कि मेंडल ने कौन से कैरेक्टर लिए थे। जैसे उन्होंने सिट का शेप जो डोमिनेंट था वो राउंड था और रिंकल था। सिट का कलर जो येलो कलर का था डोमिनेंट रेड था, और जो रिसेसिव था उसको बोल सकते हैं ग्रीन था। फ्लावर का जो कलर था वायलेट था डोमिनेंट, और रिसेसिव व्हाइट था। पॉट का शेप फुल था जिसमें पूरे मटर भरे हुए थे, और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो था वो रिसेसिव था। ठीक है, पॉट का कलर जो होगा ग्रीन होगा, किसके लिए? डोमिनेंट के लिए। येलो जो होगा वो होगा रिसेसिव के लिए। फ्लावर की पोजीशन अगर एक्सियल होगा तो प्लांट ग्रोथ करेगा आगे की तरफ, तो ये क्या होगा? डोमिनेंट होगा। टर्मिनल का मतलब क्या होगा कि ऊपर ही फ्लावर लग गया फिर नीचे नीचे ग्रो करेगा, तो टर्मिनेट हो गए तो ये क्या होगा? रिसेसिव हो गया। स्टेम की हाइट अगर जो टॉल होगा वो डोमिनेंट होगा, जो डॉर्फ होगा वो हम बोल सकते हैं रिसेसिव होगा। आगे चलते हैं। ये है फ्लावर। फ्लावर में पेटल हो गए, ये हो गया उसका स्टैमेन में। यहाँ पे एंथर देखने को मिलेगा, फिलामेंट, और इसमें क्या होगा? फीमेल वाला ही पार्ट है, कार्पेल भी प्रेजेंट है, स्टिग्मा। इमस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? मेल वाले पार्ट को हटाया जा रहा है, ताकि फ्लावर सेम फ्लावर के बीच में। पहली बात मेंडल ने क्या लिया था? पी का प्लांट लिया था। जो पी के प्लांट है उनमें जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो एंथर वाले पार्ट थे उसको रिमूव कर दिया, उसको बोलते हैं इमस्कुलेशन। ठीक है, ताकि
कि जो फ्लावर है सिर्फ उसमें फीमेल वाले पार्ट प्रेजेंट रहे। जब फ्लावर से मेल वाला पार्ट को रिमूव कर देंगे, इसको क्या बोलते हैं, इमस्कुलेशन। अब फ्लावर में क्या होगा, फीमेल वाला पार्ट होगा, तो हम कहीं से भी अपना जो डिजायरेबल पॉलन ग्रेन कहीं से भी हम लाके उस पर स्प्रेड कर देंगे, डस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे उसके ढेर सारे ऑफ स्प्रिंग निकल आएंगे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, क्रॉसिंग कराया था कि टॉल लिया था पेरेंट्स में, एक डॉर्फ लिया था। F1 जनरेशन में देखने को मिला सब टॉल हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, उसी में सेल्फिंग करा दी, तब देखने को मिला कि F2 में कि कुछ टॉल है, एक डार्फ आ गया। ठीक है, मीन्स की 1:3 उनको देखने को मिले फिनोटिपिक कैरेक्टर कि 3 क्या हो गए, टॉल हो गए, एक क्या हो गया, डॉर्फ हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3 क्या हो गए, ये टॉल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, डार्फ। तो इसे 3:1 बोल सकते हैं इसको। आगे चलते हैं, आगे दिया गया है कि फिनोटिपिक कैरेक्टर यहाँ पे टॉल लिए उन्होंने F1 जनरेशन में, क्या सब टॉल हो गया। ठीक है, देखने से भी सब टॉल हो गया और इनका जीनोटिपिक क्या होगा, 1:1 यही आया। ठीक, लेकिन जब इनका सेल्फिंग करा दिया उन्होंने देखा तो क्या देखने को मिला कि 3 क्या हो गए, टॉल हो गए, एक डार्फ निकल आया। ठीक है, यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं हुई बट डार्फ उतना ही बड़ा था जो उनका जो पहले जनरेशन में जो उनके पेरेंट्स थे डॉर्फ वाले वैसे ही थे। ठीक है, इनके इंटरमीडिएट हम बोल सकते हैं कि अगर एक को लिया था 6 फीट का तो एक को 3 फीट का लिया तो 3 फीट का ही डार्फ हुआ। ऐसा नहीं कि 4 फीट का आ गया, 2 फीट का आ गया, ऐसा नहीं हुआ। मीन्स के सेम ब्लेंडिंग नहीं शो हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो होंगे 3:1 होंगे। फिनोटिपिक में जो बाहर से देख के लग रहे हैं F2 जनरेशन के है ये, और जीनोटिपिक होंगे 1:2:1। आगे चलते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे टेस्ट क्रॉस कैसे होते हैं। होमोजाइगस है, प्लीज WW होंगे, और ये हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस में क्या होगा कि यहाँ पे रेसेसिव जीन होंगे या रेसेसिव ट्रेट होंगे, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा कि जो एक डोमिनेंट होगा, मीन्स अगर हम टॉल ले रहे हैं तो ये डोमिनेंट होगा किससे, रेसेसिव में। होमोजाइगस में तो सेम आ जाएंगे। ठीक है, जो स्मॉल टी होंगे। अब इसमें क्या होता है कि टेस्ट क्रॉस में कि रेसेसिव पेरेंट्स के साथ, जो रेसेसिव पेरेंट्स होंगे उनके साथ क्रॉस कराया जाएगा किसका, जो F2 के डोमिनेंट वाले उनका क्रॉस करा जाएगा। देखिए जैसे इनका कराया गया है, ये रिसेसिव थे पेरेंट्स में। ठीक है, स्मॉल w इनका कराया गया कैपिटल W से। ये क्या होंगे, ये डोमिनेंट वाले होंगे। जब इनका क्रॉस कराया गया तो सारे फ्लावर क्या होंगे, वायलेट होंगे। ठीक है, फिर होमोजाइगस, दूसरा कंडीशन देखा गया कि फिर होमोजाइगस कंडीशन आ गया रिसेसिव पेरेंट्स के, इनका क्रॉस कराया गया मिस हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ये भी क्या थे, ये भी वायलेट ही कलर के फ्लावर थे, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब देखने को क्या मिला कि 50% क्या देखने को मिले, वायलेट आए, 50% देखने को व्हाइट आए। मीन्स कि एक में क्या हुआ, सारे फ्लावर व्हाइट थे। ठीक, अननोन था फ्लावर की होमोजाइगस डोमिनेंट है क्या है, लेकिन एक में देखने को मिला दूसरे क्रॉस में कि 50% फ्लावर वायलेट है, 50% व्हाइट है। यहाँ पे अननोन फ्लावर क्या है, हेट्रोजाइगस है। ठीक है, टेस्ट क्रॉस है। अब आगे देखते हैं कि हर जगह इनका ये चल नहीं पाता डोमिनेंट वाला, कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो हमेशा ये डोमिनेंट होगा, इस पे नहीं। इसके लिए इनके लिए हम बोल सकते हैं कि डिमेरिट्स आ गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ कि इसमें देखा गया, पहले देखिए जो स्नैपड्रैगन है इसमें, इसके फ्लावर में देखा गया कि रेड फ्लावर भी हैं, इसके व्हाइट भी हैं, पिंक भी हैं। मीन्स कि इसमें क्या हो रहा कि जो एलिल है वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है किस पे, रिसेसिव वाले या अदर एलिल पे। इसमें क्या होता है कि F1 जनरेशन में रेड फ्लावर लिया गया और व्हाइट, रेड को डोमिनेट माना गया और व्हाइट को रिसेसिव। इनका क्रॉस कराया गया, देखा गया पिंक आ गया, मीन्स इंटरमीडिएट आ गया, इसमें ब्लेंडिंग शो हो गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, F1 जनरेशन में ये देखने को मिला। फिर जब इसका F2 में क्रॉसिंग कराया गया, मीन्स पिंक से पिंक का जब क्रॉस कराया गया, इस तरीके से मान लीजिए इसका अगर आया, कैपिटल R स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल स्मॉल r, तो यहाँ पे क्या होगा, रेड बनेगा, इसके अलावा पिंक बनेगा, फिर क्या बनेगा, पिंक बनेगा, और इसके बाद क्या बनेगा, व्हाइट बनेगा। मीन्स की 1:2 रेशियो अगर फिनोटिपिक बाहर से देखने को मिलेगा कि एक रेड फ्लावर होगा, 2 पिंक होगा, एक व्हाइट होगा, और जीनोटिपिक रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, आगे देखते हैं, ये हो गया राउंड येलो और ये हो गया रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ये उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस में लिया था, इस तरीके का क्रॉस कराया, यहाँ पे गैमेट्स बने। जो गैमेट का जो फॉर्मूला होता है उसका होता है 2 की पावर n। n क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन होंगे। ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन मीन्स इस तरीके से अगर कुछ प्रेजेंट है तो ये हेट्रोजाइगस है, मीन्स यहाँ पे 2 होंगे, एक ये हेट्रोजाइगस एक ये, तो इसमें क्या होगा 2 की पावर 2 मतलब कि 4 गैमेट्स बनेंगे, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे RY हो गए, यहाँ पे स्मॉल r स्मॉल y, इनका जब क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि राउंड येलो है। तो फिर इनकी अब सेल्फिंग कराई गई। ठीक है, यहाँ पे सेल्फिंग होगा RY फिर स्मॉल RY, इस तरीके से करा के ढेर सारे इस तरीके के सीड ऑब्टेन किए गए। यहाँ पे जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है या फिर रेशियो है हम इसको बोल सकते हैं 9:3:3:1। ठीक है, F2 जनरेशन का। अब आगे चलते हैं, आगे है कि क्रोमोसोमल थ्योरी जब चल रही थी उस समय किस तरीके से क्रोमोसोम अपने आप को, या फिर हम बोल सकते हैं किस तरीके से मियोसिस हो रहा है जर्म सेल में। ठीक है, अब इसको देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इंटरफेस होता है, मियोसिस होता है या फिर माइटोसिस होता है सेल साइकिल में। ठीक है, G1 S G2 फेज किस में आते हैं, इंटरफेज में आते हैं। G1 में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे, लेकिन S में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे बट क्रोमोसोम का अमाउंट दुगना हो जाएगा। यहाँ पे S फेज को गायब कर दिया गया, यहाँ पे G2 फेज को दे दिया गया कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, सेम है बट इसका अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया। मियोसिस फर्स्ट हुआ, इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं बट यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ।
ठीक है। लेकिन मियोसिस सेकंड एनाफेज में क्या हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गए, सब बिखर गए इस तरीके से, और जो जर्म सेल बना इस तरीके से बना। मीन्स की बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम अपना इजिली सिग्रीगेट हो गए, ठीक है, जर्म सेल में। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, किस तरीके से क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली बिना अपने पड़ोसी के देखे अपना ही क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंटली सिग्रेट हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ये हो गया मियोसिस फर्स्ट का एनाफेज स्टेज है, यहाँ सेंट्रोमियर जुड़े हैं, सेम इस तरीके से हुआ। सेकंड में क्या हुआ, सेंट्रोमियर टूट गए, ठीक, इस तरीके से हुआ। जर्म सेल में इस तरीके से आ गए। लेकिन अगर हम इसको मान लीजिए रेड इधर कर दिए और ग्रीन इधर कर दिए, ठीक है, डिफरेंट कर दिए, तब भी यही सेम होगा। मीन्स की देखने को यही मिल रहा है कि चाहे कैसे भी क्रोमोसोम जोड़े रहे किसी भी फेज में, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली क्या होंगे, अपने आप को असॉर्ट करेंगे, जो उनका मटेरियल रहेगा उसको लेके अपने अपने जर्म सेल में चले जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे था लिंकेज। लिंकेज का क्या रिजल्ट था, 2 डाई हाइब्रिड क्रॉस में, जिसको कंडक्ट कराया था टीएच मॉर्गन ने। इन्होंने एक्सपेरिमेंटल देखा था, इन्होंने दिया था कि एक्सपेरिमेंटल क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था। इन्होंने किस में देखा था, इन्होंने देखा था एक फ्रूट फ्लाई में। फ्रूट फ्लाई कैसी थी, इन्होंने लिया क्या था, जो पेरेंट कैसा था, फीमेल थी, फीमेल की जो बॉडी थी वो येलो थी, उसकी आंखें जो थी व्हाइट थी, ठीक है। जो मिल्क था उसकी बॉडी बोल सकते हैं ब्राउन थी, उसकी आंखें रेड थी। उन्होंने इसको लिया था, ये पेरेंट वाला पार्ट है। इनका देखिए F1 जनरेशन में क्रॉस करा इस तरीके से। एक चीज ये था कि 98.7% जो होते हैं पेरेंटल है। मीन्स कि यहाँ पे लिंकेज ज्यादा है, तो रिकम्बिनेंट 1.3। लिंकेज का मतलब क्या होता है, ये क्या है, लिंकेज हम बोल सकते हैं डीमेरिट्स हैं किसके, डाई हाइब्रिड क्रॉस के। जो ये हमने पढ़ा है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, इसका क्या है, ये डीमेरिट्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि लिंकेज में एक क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे ही पास दोनों ही जीन साथ साथ रहेंगे। जब यहाँ पे क्या होगा, बोल सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट बनेगा या फिर क्रॉसिंग ओवर होगा, तो ये एक साथ दोनों ही जीन एक साथ साथ जाएंगे, ये दोनों एक साथ जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो लिंकेज होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, डिस्टेंस के, ठीक है। डिस्टेंस जितना कम होगा, जितने पास पास वो क्रोमोसोम या जीन होंगे, एलील होंगे, कहाँ पे पास पास जब होंगे, वहाँ पे लिंकेज क्या होगा, ज्यादा होगा। मीन्स कि यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलेंगे। रिकॉम्बिनेंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लिंकेज को। आप इससे याद करिए, या फिर ये भी याद करिए कि जो रिकॉम्बिनेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस जितना ज्यादा वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे। मीन्स कि अगर यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए क्रोमोसोम में एक एलील यहाँ प्रेजेंट, दूसरा यहाँ, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो लिंकेज कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेगा, ठीक है। ये पूरा दिया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन मेल में किस तरीके से किया जाएगा, XY होते हैं, फीमेल में XX होंगे, एलोसोम होंगे। मीन्स की ऑटोसोमल तो क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे ही 44 पेयर, ठीक है। लेकिन टू जो होंगे, मीन्स 1 पेयर जो होंगे, ऐसे होंगे सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एलोसोम। यहाँ पे क्या होगा, XY। मेल क्या होता है, हेट्रोगैमी शो करता है। मेल ही डिसाइड करेगा कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं डॉर्सोफिला में भी सेम है कि मेल ही डिसाइड कर रहा है, ये भी क्या हेट्रोगैमी शो कर रहा है, XY है, फीमेल XX है। लेकिन मुर्गी में ऐसा नहीं होता है, जो बर्ड्स है उनमें ऐसा नहीं होता है। फीमेल क्या होती हैं, ये हेट्रोगैमी शो करती हैं, इनमें होता है ZW। ये डिसाइड करेंगे कि जो चूजा है वो मुर्गी हो गई, ये मुर्गा होगा, ठीक है। तो जो ये बोलेंगे कॉक है, ये इसका क्या होगा, ZZ होगा। मीन्स मेल बर्ड क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे, लेकिन जो फीमेल बर्ड होंगी वो हेट्रोजाइगस होंगे। आगे चलते हैं, मेल को रिप्रेजेंट किया जाता है ये स्क्वायर से, सर्कल से किया जाता है फीमेल को, इस तरीके के रहेगा। वो बोलेंगे अनस्पेसिफिक सेक्स है ये। अगर कलर आ गया तो ये अफेक्टेड, मीन्स इस इंडिविजुअल को बीमारी है, ठीक है। एक लाइनिंग दिखाई गई तो मेटिंग हो रहा है, अगर ढेर सारी लाइनिंग है तो मिस मेटिंग बिटवीन रिलेटिव। बहुत सारे रिलीजन में क्या होता है, खानदान में शादी हो जाती है, तो इसको रिप्रेजेंट इससे किया जाएगा मेटिंग बिटवीन रिलेटिव से, ठीक है। यहाँ ऊपर वाले पेरेंट्स होंगे, नीचे इनके बच्चे होंगे, ठीक है। ये होंगे पेरेंट्स, ये इनका बच्चा क्या है, अफेक्टेड है बीमारी से। ये ऐसे 5 बोल सकते हैं अनइफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग, इनके 5 बच्चे हैं, 5 संतान है, लेकिन इन्हें कोई बीमारी नहीं है, मीन्स जेनेटिक बीमारी नहीं है। अब आगे देखते हैं, बीमारी देखते हैं कौन कौन सी है। अब देखिए, ये ऊपर के हमेशा पेरेंट्स होंगे, नीचे इनके बच्चे होंगे, इनकी पूरी फैमिली ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो फीमेल उसको बीमारी है। अब एक ट्री उठा लीजिए, मान लीजिए मैंने इसको उठाया, ठीक है, इसमें बीमारी है, इसके जो बच्ची है लड़की उसको बीमारी, उसकी शादी किसी और से, लेकिन उसके बच्चे बीमारी। मीन्स की क्या है, ऑटोसोमल है प्लस डोमिनेट है। मीन्स की आगे चल के भी इनके जो ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं उनको बीमारी हो रही है। तो इसका एग्जांपल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो है पेरेंट्स, नीचे उनके बच्चे, इनमें कोई बीमारी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन इनके कुछ बच्चे अफेक्टेड हैं, एक फीमेल है एक मेल, उनको बीमारी है, ठीक है। मान लीजिए इसकी एक जो लड़की थी उसने शादी कर ली एक आदमी से, ठीक है, एक मेल से कर ली, लेकिन लड़की में भी बीमारी दिख नहीं रही। मिस कहीं ना कहीं बीमारी है कि नहीं, अब उसके बच्चे में ही पता चलेगा। तो इन्हें मेटिंग के इनके बच्चे हुए 3, मेल में बीमारी दिख गई, ना इनके पेरेंट्स में कोई बीमारी सामने नजर आई, ना जिससे उसने शादी की उसमें आई, ना उसके अंदर खुद नहीं आई,
ठीक है। इसका जो हस्बैंड होगा वो तो नॉर्मल होगा, लेकिन जो ये फीमेल है उसको कहीं ना कहीं उसके पास कोई कैरियर जीन ऐसा होगा जो छिपा होगा, जो उसके बच्चों को बीमारी कर दे। तो ये क्या हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट हो गया, ठीक है, छिपा हुआ है। इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। अब देखते हैं सिकल सेल अनीमिया के बारे में कि किस तरीके से इसमें अफेक्टेड जीन होते हैं। यहाँ पे देखिए HBE पेप्टाइड, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये नॉर्मल जीन है, या HBA जीन जो होते हैं नॉर्मल होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये सिकल सेल अनीमिया में जो अफेक्टेड होते हैं, अफेक्टेड जीन का मतलब ये है कि यहाँ पे GAG से GAT हो जाता है, जो mRNA है GAG से GUG होगा, ठीक है। यहाँ पे पायरिमिडीन से क्या हो जाता है, प्यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है, इस तरीके से कोडिंग जो होता है, ठीक है। यहाँ पे 6 पोजीशन पे क्या होगा, जो इनका बीटा चेन होगा उस पे क्या होता है, 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाती है, जिसकी वजह से जो शेप होता है RBC का वो सिकल लाइक हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया बीमारी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है ये, इसको बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं डाउन सिंड्रोम में क्या दिया गया है। डाउन सिंड्रोम में ये दिया गया है कि एक बच्चा है, ठीक है, इसमें बीमारी क्या होता है कि इस बच्चे में कि जो 21 क्रोमोसोम होता है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। मीन्स ऑटोसोम की बात की जा रही है कि 21 जो क्रोमोसोम है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी, ठीक है। यहाँ पे एक एडिशनल, इसमें क्या होगा, 47 क्रोमोसोम होगा, क्योंकि ह्यूमन का बच्चा है तो 46 क्रोमोसोम हम लोग में होते हैं। तो इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमन कॉपी कहाँ जाएगी, 21 क्रोमोसोम के साथ, तो ट्राइसोमी शो करेगा। हम बोलेंगे इसके पास कितना टोटल है, 47 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। जो डाउन सिंड्रोम होगा इसमें क्या होगा, जो बच्चा होगा उसका सर क्या होगा, फ्लैट होगा, ठीक है। उसके बहुत ढेर सारे मिस हम बोल सकते हैं फ्लैट हेड होगा, और ढेर सारे हाथों में क्या होंगे, क्रेसेस, मिस बहुत लकीरें होंगी। छोटा सा ये जो प्लाम होगा इसका बहुत छोटा सा होगा, फिंगर भी क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे, बहुत लूप्स के फॉर्म में होंगे। इसका मुंह भी क्या होगा, बिग होगा और रिंकल्ड, इसकी जो बोल सकते हैं टंग है वो थोड़ी सी टेढ़ी होगी, ठीक है, रिंकल मिस कटा हुआ होगा। और इसके साथ साथ ये बचपन मतलब हम बोल सकते हैं बाई बॉर्न ये बीमारी लेके आया है हार्ट डिसीज, ठीक है। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। अब आगे देखिए क्लाइनफिल्टर, ये क्या होता है, मेल में, इसमें भी क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है एक्स का, मीन्स इसमें सेक्स क्रोमोसोम एक बढ़ जाता है, इसका भी क्या होगा 47 क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी, ठीक है। ये सिर्फ मेल में होता है, जो मेल होता है बेचारा स्टेराइल हो जाता है, उसमें फीमेल जैसे हम बोल सकते हैं फीमेल जैसे स्ट्रक्चर ग्रो करने लगता है, जैसे कि ब्रेस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्स क्रोमोसोम जो होता है फीमेल में गायब हो जाता है, मीन्स इसके पास क्या हो गए 45 क्रोमोसोम हो गए। तो ये क्या हो गया, मोनोसोमी का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गए, टर्नर सिंड्रोम हो गए। यहाँ पे दोनों ही केस में क्या होगा कि दोनों ही स्टेराइल होंगे, बच्चा नहीं पैदा कर सकते, ठीक है। चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड क्या है, जुड़े हुए हैं। अब पहले जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले हम जानते हैं कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है कि अगर राइबोस शुगर हो और उसमें नाइट्रोजनस बेस है, तो राइबोस शुगर जब भी इस्तेमाल होगा ये शब्द RNA के लिए होगा। अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर बोला जाएगा तो इसका मतलब कि जो सेकंड पोजीशन है शुगर का वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, DNA में यूज किया जाता है। उसके अलावा प्लस नाइट्रोजनस बेस जोड़ा जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, पिरामिडिन होते हैं। प्यूरिन में याद करिए AG, ठीक है, एडनिन हो गया, गोनिन हो गया। इसके अलावा पिरामिडिन में क्या होते हैं, उनमें होते हैं साइटोसिन, थाइमिन, और ये थाइमिन जो होता है RNA में नहीं प्रेजेंट होता, उसके जगह क्या होते हैं, यूरेसिल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस हो गया। जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें राइबोस शुगर प्रेजेंट होगा प्लस नाइट्रोजनस बेस हो गया, ठीक है, ये प्रेजेंट होगा। ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं राइबोस शुगर के पहले कार्बन से जुड़े होते हैं, उस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड तो प्रेजेंट है ही है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस। इसके अलावा यहाँ पे जो होता है 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां कार्बन हो गया, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे एडनिन है ये क्या है, एक नाइट्रोजन बेस है जो राइबोस शुगर से जुड़ा हुआ है पहले कार्बन से। यहाँ पे जो बॉन्ड है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड बोल सकते हैं। तीसरे कार्बन को देखिए ध्यान से कि एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मीन्स तीसरे कार्बन से और 5वें कार्बन के दूसरे न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट के साथ क्या होता है, बॉन्ड इस तरीके से बनते हुए ढेर सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए जो 5वां कार्बन है इससे कौन जुड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड होगा या फिर हम बोल सकते हैं लिंकेज, जिसे बोलते हैं फॉस्फोएस्टर लिंकेज, ठीक है। अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाए, मिस की अगर 2 स्ट्रैंड बन जाए, एक इधर एक इधर, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया। पहले कार्बन पे तो यहाँ पे जुड़ा ही नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे भी ये पहला कार्बन है इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 2 हम बोल सकते हैं 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। जैसे कि एडनिन जो है डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। साइटोसिन हो गया, इसके साथ गोनिन के साथ बनाता है। इस तरीके से यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये कहाँ होंगे, पहले कार्बन पे जुड़े होंगे राइबोस शुगर के, यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। फिर इसके बाद यहाँ तीसरा है जो 5वां है फॉस्फेट हो गया। यहाँ पे आगे इस तरीके से उसका चेन बनता गया। अब यहाँ पे देखिए कि जो अभी इसको किससे जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से जुड़ा हुआ जो नाइट्रोजन बेस है इससे जुड़ा हुआ इसके नाइट्रोजन मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। कि मीन्स कि हम जो डबल स्टैंडर्ड इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर देखते हैं डीएनए का, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 2 स्ट्रैंड अपने एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। मीन्स यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से जुड़ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस तरीके से बनते हैं, तो याद रखिए कि यहाँ का जो फॉस्फेट से एक बॉन्ड जो जाके जुड़ता है किससे, जो राइबोस शुगर के तीसरे कार्बन से, वहां पे बॉन्ड, तो यहाँ का जो बॉन्ड होगा उसको बोलते हैं फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से ढेर सारे जुड़ गए तो इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब आगे देखते हैं, आगे जो इस तरीके का स्टैंड दिया है डबल स्टैंडर्ड या फिर बोल सकते हैं डीएनए डबल हेलिकल मॉडल है ये। ठीक है, एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थायमिन के साथ, वो भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे देखिए गुआनिन साइटोसिन के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, बीच में ही क्या है, ये सब जो 2 हेलिकल एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं, बेस पेयर की वजह से या नाइट्रोजन बेस की वजह से, वहां पे क्या उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आपने एक चीज देखा होगा पोलैरिटी, यहाँ पे 5 प्राइम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ 5, मतलब कि एक जो स्टैंड होगा 5 to 3 होगा, तो दूसरा जो होगा उसका एंटी पैरेलल होगा, मीन्स उसकी पोलैरिटी अपोजिट होगी, तो यहाँ से 5 to 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से है। अब जो इसका बोल सकते हैं जो बैकबोन होता है किसी डीएनए का, वो शुगर फॉस्फेट लिंकेज की वजह से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे दिया है सेंट्रल डोग्मा, किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। ठीक है, अब इसमें देखिए जो डीएनए अगर खुद को अपने आप को एक और डीएनए अपने जैसा बना रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। आरएनए भी अपने आप को अगर रेप्लिकेट करके एक आरएनए से 2 आरएनए बना रहा है तो इसको भी रेप्लिकेशन कहेंगे। लेकिन अगर डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो उसे ट्रांसलेशन कहेंगे। ठीक है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं, जैसे एग्जांपल है रेट्रोवायरस, एचआईवी। ठीक है, उसमें क्या होता है, एमआरएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है, मींस उल्टा काम हो जाता है। ये क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, आगे चलते हैं, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये बीच में क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। उस हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, लेकिन हम जानते हैं जो हमारा डीएनए वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन है उसके ऊपर क्या होती है, रैपिंग हो जाती है किसका, डीएनए का। ठीक है, इस तरीके से रैपिंग हो जाएगी। ये क्या है, H1 हिस्टोन, ये क्या है, लिंकर की तरह काम करेगा, मीन्स जोड़ के रखेगा, लॉक कर देगा। ठीक है, किसको, हिस्टोन प्रोटीन को और डीएनए को। यहाँ पे ये हिस्टोन ऑक्टामर है, मीन्स कि जो हिस्टोन होंगे 8 होंगे, जैसे कि H2A 2 मॉलिक्यूल होंगे इनके, H2B हो गया 2, H3 और 2 होंगे H4, तो हो गए कितने, 8 होंगे, इसीलिए लिखा गया हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, ये कोर है पूरा इस तरीके का मॉलिक्यूल का। अब देखिए यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा गया कि जो ये न्यूक्लियोसोम है ना, ये हमको किस तरीके से दिखते हैं, ये हमको दिखते हैं कि जैसे कि कोई माला है इस तरीके से, उसमें क्या है, छोटे छोटे मोती यहाँ पे गुथे हुए हैं। मीन्स हमको इस तरीके से दिखते हैं कि बीट्स ऑन स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग है, धागा, उसमें क्या है, ढेर सारी मोतियों की माला है वो, तो हमको इस तरीके से दिखते हैं। देखिए इस तरीके से ढेर सारे, और एक न्यूक्लियोसोम में हम बोल सकते हैं 200 बेस पेयर ऐड होते हैं। ठीक है, इतने रहते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट 1952 में दिया गया था। ये बताता है अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मीन्स कि ये पूरी तरीके से स्पष्ट करता है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने सल्फर, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, मीन्स S35, और रेडियो एक्टिव क्या लिया उन्होंने फास्फोरस को क्या लिया है, रेडियो एक्टिव, मीन्स P32। ठीक है, क्या करना था, इनको पता करना था कि जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोटीन है कि डीएनए है। ठीक है, 2 चीज में क्या था, कॉन्ट्राडिक्ट था। तो जब उन्होंने सल्फर लिया, तो जैसा कि हम जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज क्या है, एक ऐसा वायरस है जो क्या करता है, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर प्रोटीन होते हैं, अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। अब इसमें भी देखिए क्या होगा कि जो फॉस्फोरस होगा कहाँ प्रेजेंट होगा, डीएनए में होगा, और जो उसका प्रोटीन की कोडिंग है, मीन्स हम बोल सकते हैं जो प्रोटीन की कवरिंग है वहाँ पे सल्फर प्रेजेंट होगा। ठीक है, सल्फर की प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट होती है। तो जो अब देखिए रेडियो एक्टिव क्या होगा, अगर सल्फर लगाएंगे तो यहाँ पे प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डीएनए की लिए बात करेंगे तो फॉस्फोरस 32 रेडियो एक्टिव करेंगे तो डीएनए होगा। फिर उन्होंने क्या किया कि ई कोलाई बैक्टीरिया ले ली, उनमें क्या करा, इन्फेक्शन कराया, मीन्स कि यहाँ पे अब बैक्टीरियोफेज से क्या करा दिया गया, इन्फेक्शन करा दिया गया ई कोलाई में। इसमें देखा गया कि जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे अंदर गया, इसमें भी गया। ठीक है, ब्लेंडिंग हुआ, ब्लेंडिंग का मतलब अब मिक्सअप पूरा हो गया, सोल्यूशन। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा कि वो जो बैक्टीरिया जिसमें जो है रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो उन्होंने रेडियो एक्टिव लेवल किया था डीएनए का, जिस बैक्टीरिया में है वो क्या है, भारी है, नीचे है, और जो ऊपर जो उसका हम बोल सकते हैं कि सुपरटेंडेंट जो है वो क्या है, हल्का है।
हल्का इसलिए है क्योंकि जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो भारी है, तो उसमें जो डीएनए जिसमें गया है, ठीक है, डीएनए इसमें गया है, तो इन्होंने देखा कि जो ऊपर वाला पार्ट है, मान लीजिए इस तरह की वेसल है, यहाँ पे इनका इकोलाई है, बैक्टीरिया जिसमें इन्फेक्शन होंगे, ऊपर क्या होंगे, ऊपर वो वाले पार्ट होंगे जिनको उन्होंने इन्फेक्ट नहीं किया है, ठीक है, कुछ तो ऊपर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है वो कहाँ डिटेक्ट किया गया, सेल में, इकोलाई के सेल में डिटेक्ट किया गया, और जो उसके ऊपर वाला पार्ट बचा हुआ है सुपरनेंट, उसमें क्या है, कोई रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है। मतलब कि आप देखने को मिल रहा है कि जो इकोलाई है वो भी क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गई है। लेकिन दूसरे वाले में देखा गया कि इस वाले में देखिए कि जो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड कहाँ गया, ऊपर डिटेक्ट किया गया और नीचे जो इकोलाई है उसमें नहीं किया गया, ठीक है। क्यों, यहाँ पे ये पता लगाया गया कि जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, मींस डीएनए जो है, यही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि ई कोलाई में जिसमें इन्फेक्शन हुआ उसमें देखा गया जो रेडियो एक्टिव, दोनों में इन्फेक्शन हुआ, लेकिन डिटेक्ट किससे होगा, जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस या सल्फर से, ठीक है। एक में चेक किया तो सल्फर बाहर रह गया, अंदर नहीं, मतलब कि कहीं ना कहीं उसको बीमारी तो हुई ई कोलाई को, लेकिन सल्फर नहीं किया, मतलब कि प्रोटीन नहीं है, डीएनए है। दूसरे में भी वही देखा कि ऊपर तो क्या बचा, एकदम बोल सकते हैं प्रोटीन बचा है, प्रोटीन कोड उसका है, उसमें वो रेडियो एक्टिव सल्फर। इसमें उन्होंने क्या देखा कि जो उनका ई कोलाई इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसमें उन्होंने देखा कि क्या है, इसमें डीएनए है, उन्होंने पूरा उसको देखा तो उनमें देखा गया कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पाया जा रहा है उसके डीएनए में। तो कहीं ना कहीं हमको पता चल गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वॉटसन क्रिक मॉडल फॉर द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव जो डीएनए रेप्लिकेशन किसने दिया था मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। कि मतलब क्या होता है, एक डीएनए स्ट्रैंड इस तरीके हेलिकल स्ट्रैंड, इसका स्ट्रैंड क्या है, आगे चल के क्या बनाएगा, अपने से ही यहाँ पे 2 डीएनए बना देगा। मतलब कि दोनों ही जो स्ट्रैंड है, ठीक है, वो आगे चल के किस तरीके से काम करेंगे, टेम्पलेट की तरह काम करेंगे, या फिर बोल सकते हैं पेरेंटल डीएनए की तरह काम करेंगे, जिससे क्या होंगे, 2 और उनके स्ट्रैंड से डीएनए बन जाएंगे। मीन्स कि एक यहाँ पे इस तरीके से है, मान लीजिए पेरेंटल यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे जो एक होगा इसके साथ और दूसरा वो बना लेगा अपने जैसा कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रैंड बना लेगा, और दूसरे स्ट्रैंड जो है इस ये वाला ये इधर बना लिया। मतलब कि सेमी कंजर्वेटिव है, मीन्स एक स्ट्रैंड अगर डीएनए का रहेगा, टेम्पलेट की तरह काम करेगा, तो उसका कोड, उसका दूसरा हम बोल सकते हैं कोडिंग स्ट्रैंड बन जाएगा। अब आगे देखते हैं, मेल्सन एंड स्टार्क एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया था कि प्रूफ किया था, एक्सपेरिमेंट किया था कि ये जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है ये सच है कि नहीं। अब देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे नाइट्रोजन 15 का मतलब है यहाँ पे हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन, या रेडियो एक्टिव नहीं, हैवी आइसोटोप लिया है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने डीएनए लिया है 15, किसमें काम कर रहे हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया में काम कर रहे हैं। 20 मिनट में देखा कि उनका जो डीएनए है वो आगे चल के रेप्लिकेट करके 2 डीएनए बन गया। मीन्स यहाँ पे 15 उसको क्या किया है, हैवी आइसोटोप से मीन्स रंग दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 50 नाइट्रोजन, यहाँ पे आगे चल के 20 मिनट पे क्या हुआ कि एक स्ट्रैंड इस तरीके से था 15 वाला, तो उसके साथ दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री बना वो क्या था, 14 वाला था, मीन्स लाइट स्ट्रैंड था। एक 15 वाला था, उसके साथ क्या बना, 14 वाला बन गया, मीन्स यहाँ पे हाइब्रिड देखने को मिल गया, ठीक है, 100%। फिर देखा गया 40 मिनट बाद ये दोनों स्ट्रैंड फिर अलग बनाएंगे, ये जाके हाइब्रिड बनाएगा, ये वाला देखिए लाइट स्ट्रैंड बनाएगा, ये क्या हाइब्रिड बनाएगा, ये लाइट स्ट्रैंड। मीन्स कि 40 मिनट बाद उन्होंने देखा कि 50% हाइब्रिड बन रहे, 50% लाइट डीएनए बन रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने देखा और फिर सेंट्रीफिकेशन किया, ठीक है। जो हाइब्रिड होंगे बीच में होंगे, जो लाइट होंगे नीचे होंगे, जो हैवी वाले होंगे ऊपर होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि लाइट वाले यहाँ पे है, हाइब्रिड में यहाँ पे। इन्होंने मतलब प्रूफ करके ये बताया कि जो डीएनए है, जो ये वाला मॉडल जो है वॉटसन क्रिक का, जो कह रहे हैं कि एक डीएनए से क्या होता है 2 डीएनए बन सकते हैं। मीन्स डीएनए क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड फॉलो करता है, मीन्स अपने ही एक स्टैंड से अपना दूसरा स्टैंड खुद बना लेता है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूफ किया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे है रेप्लिकेटिंग फ्रॉग। इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है कि जो डीएनए है आगे किस तरीके से रेप्लिकेशन कर रहा है। यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, इसको बोलते हैं सिंथेसिस, कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। तो इसका जो अपोजिट होगा 5 to 3 होगा, ठीक है। ये होगा 5 to 3, यहाँ इसका अपोजिट 5 to 3। मीन्स कि जो हम बोल सकते हैं जो स्टैंड बनेगा ना 5 to 3 बनेगा। इधर तो कंटिन्यूअसली बन रहा है, बट यहाँ पे छोटा छोटा बन रहा है, इसको बोलते हैं ओजिकुराई फ्रैगमेंट। ये छोटा छोटा क्यों बन रहा है, अब इसका रीजन जानिए। इसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड और इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लैग हो रहा है। एक पेरेंटल डीएनए से क्या बन रहा है, यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक अपनाई जा रही है, जिससे क्या बन सके, 2 डीएनए बन सकेंगे। ये देखिए एक डीएनए रहा होगा, तो अब इसका एक स्ट्रैंड किस तरीके काम कर रहा है, टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। तो इससे क्या होंगे, 2 डीएनए की फॉर्मेशन होगी, एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा। लेकिन जो 5 to 3 होगा इसी तरीके से सिंथेसिस होगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे 5 था तो यहाँ से 3 to 5 स्टार्ट कर दे, नहीं, एक ही तरफ से क्या होगी, कोडिंग होगी, 5 to 3 होगा। इधर जो होंगे छोटे छोटे फ्रैगमेंट होंगे, इनको एक बोल सकते हैं एंजाइम लाइगेज, यानी लाइगेज से जोड़ दिया जाएगा। तो ये फ्रैगमेंट फिर से पूरा बन जाएंगे। ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दिया गया है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। ये डीएनए का स्ट्रैंड है। मान लीजिए ये देखिए
5 to 3 और 5 to 3 नीचे वाला, ये जो है टेम्पलेट है, नीचे वाला कोडिंग स्ट्रेंथ है। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनते हैं, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि जो डीएनए उसके पास 2 टेम्पलेट है, मतलब कि वो 2 चीजें बना सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि एक ही टेम्पलेट से एक ही डीएनए की सिंथेसिस होती है। अगर इससे भी डीएनए बन जाए, इससे बन जाए, तो डीएनए क्या होगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा और ये अपने में ही क्या है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, जिससे क्या होगा, जो आगे का प्रोसेस होगा ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये स्टॉप हो जाएगा, आगे प्रोटीन ही नहीं बन पाएगी बॉडी में। इसीलिए जो हम बोल सकते हैं टेम्पलेट है, यहाँ इस यहीं पे क्या बनता है, डीएनए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, डीएनए। बस याद रखने की बात यह है कि थायमिन की जगह इसमें यूरेसिल रहेगा, ठीक है। बाकी कोडिंग स्ट्रैंड से अब इसमें देखिए रेफरेंस कैसे लिया जाता है। कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है 5' to 3' होता है। जो कोडिंग स्ट्रैंड देख के हम बता सकते हैं प्रमोटर किधर है। हमेशा याद रखिए 5, तो प्रमोटर कहाँ होगा, 5 एंड पे। इसको नहीं देखना है टेम्पलेट का, हमको कोडिंग स्ट्रैंड का अगर 5' है तो वहां पे जो टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, वहां पे क्या होगा, प्रमोटर होगा, और 3 पे क्या होगा, 3' पे टर्मिनेटर होगा। किससे देखना है हमको, कोडिंग स्ट्रैंड से देखना है। प्रमोटर क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना हो जाएगा और टर्मिनेटर पे यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीमिंग, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल जीन है। यहाँ पे एक चीज और खास बात है कि जो हमको आरएनए अगर पता करना होगा कि कैसा बनेगा, तो हम कोडिंग स्ट्रैंड को देखेंगे, जो जितने भी बेस पेयर वहां पे रहेंगे सेम कहाँ पे होंगे, आरएनए के होंगे, क्योंकि हमको पता है टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर मान लीजिए यहाँ एडेनिन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, थाइमिन होगा, ठीक है, ये डीएनए की बात करें। लेकिन यहाँ पे अगर एडेनिन है तो ये जो आरएनए बनेगा वहाँ यूरेसिल होगा, ठीक है। मीन्स कि हम जो हमारा आरएनए है और हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है एकदम सिमिलर रहेगा, बस वहाँ पे क्या होगा, थाइमिन और यूरेसिल में क्या करना है, एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है, किस तरीके से हम आरएनए बनाते हैं। 3 प्रोसेस होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। यहाँ पे देखिए इनिशिएशन में क्या होगा, ये 5 एंड है, 5' है, इसका 3' इधर होगा, ठीक है, ये 3 है, यहाँ पे 5 होगा इसका। यहाँ पे देखिए प्रमोटर, प्रमोटर कहाँ होगा, 5' पे होगा। यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है उनके साथ सिग्मा फैक्टर दिया जाता है, तब जाके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। मीन्स की स्टार्टिंग के लिए क्या चाहिए, सिग्मा फैक्टर चाहिए। फिर इस तरीके से पूरा आरएनए बनता रहेगा। किसमें हो रहा है, सब बैक्टीरिया में हो रहा है। इलोंगेशन में क्या होगा कि बनता रहेगा, मीन्स इलोंगेट होता रहेगा। अब हमको टर्मिनेट करना, टर्मिनेट के लिए क्या चाहिए, रो फैक्टर चाहिए, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज में हम उसको बाइंड कर देंगे ताकि वो फिर रुक जाएगा, फिर हमारा जो आरएनए वो बन जाएगा। किसमें हो रहा है, बैक्टीरिया में हो रहा। अब देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। यूकैरियोट में किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होते हैं। यहाँ पे क्या होता है यूकैरियोट में, यहाँ पे इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों हो जाते हैं। इंट्रॉन क्या होता है, हमारे लिए खराब है, हमको उसको जरूरत नहीं है, ठीक है, उनको हम बोल सकते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्या है, डीएनए है। अब इस तरीके से हम यहाँ पे 3 काम करते हैं। पहला कैपिंग करेंगे, दूसरा हम करेंगे टेलिंग, तीसरा करेंगे स्प्लाइसिंग, ठीक है। कैपिंग में क्या होगा कि जो 5' होगा यहाँ पे लाके जोड़ेंगे 7 एडेनो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे कैपिंग करेंगे 5 पे, ठीक है। टेलिंग में क्या होगा, यहाँ पे टेलिंग जो होगा, यहाँ पे हम वहाँ पे क्या करेंगे, टेलिंग में हम यहाँ पे जोड़ेंगे 200 to 300, ठीक है। क्या जोड़ेंगे, एडेनिलिक एसिड या फिर बोल सकते हैं एडाइनिलेट, ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे। और स्प्लाइसिंग में क्या होगा, हम स्प्लाइसोसोम की हेल्प से जो यहाँ पे इंट्रॉन इस तरीके से निकले हुए हैं इनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। और हमारा एक्सॉन इस तरीके से यहाँ पे देखिए बच जाएगा और ये हमारा एमआरएनए बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 काम करना है, पहले कैपिंग करना है, फिर टेलिंग करना, फिर स्प्लाइसिंग करना है, ठीक है। ये तीनों काम करने के बाद हमारा जो एमआरएनए है वो पूरी तरीके से मैच्योर बन जाएगा। हम बोल सकते हैं कि इंट्रॉन से पूरी तरीके से उसको छुटकारा मिल गया है, क्योंकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, इंट्रॉन एक्सॉन दोनों इस तरीके से, ये क्या है, एक्सॉन है, ये कोडिंग है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं इंट्रॉन। तो हमें क्या करना है, जो 5' है वहां पे कैपिंग करेंगे 7 एडेनोसिन गुआनिन ट्राइफॉस्फेट से, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेलिंग करेंगे 3 वाले प्राइम पे। यहाँ पे क्या करेंगे, 200 से लेकर 300 मॉलिक्यूल एडेनिलिक एसिड या फिर एडेनाइलेट से जोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम स्प्लाइसोसोम की हेल्प से जो भी इंट्रॉन निकल गए हैं उनको क्या करेंगे, अब उसको रिमूव करेंगे। मीन्स आरएनए में क्या होगी, स्प्लाइसिंग होगी, निकल जाएंगे, ठीक है। और हमारा जो एमआरएनए है हम बोल सकते हैं मेच्योर आरएनए ये बन के आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए कोडान दिए गए हैं कुछ, इस बहुत ढेर सारे अमीनो एसिड होते हैं, हम जानते हैं उनके कोडान्स दिए गए हैं। कोडान क्या होते हैं, 3 सेट में होते हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है आपको, देखिए यू, ठीक है, यू सी, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए यू सी, यू ए, यू जी, आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी, ठीक है, सी पहले इसमें होगा, फिर सी हो गया, फिर ए, CUG। मीन्स अगर आपको नहीं आ रहा है इसको समझ में तो आपको ऐसे करना है AUC, AUA,
AUG। लेकिन आपको अगर याद करना है तो आपको खुद से ही याद करना पड़ेगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे tRNA या फिर एडाप्टर RNA बोल सकते हैं या फिर एडाप्टर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसलेशन प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है। ये देखिए 5 to 3 प्राइम है हमारा mRNA का। यहाँ पे कुछ कोडान होंगे, यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे कोडान होंगे, हमको अमीनो एसिड बनाना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, मीन्स कि RNA से अब क्या बनेंगे, प्रोटीन्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कोडान होंगे, तो जो tRNA होगा ये एंटी कोडान लेके आएगा, ये जोड़ेगा। ठीक है, जो हमको प्रोटीन बनाना है उसका एक दूसरा जो इसकी बोल सकते हैं एंटी कोडान होंगे, उनको लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 3 प्राइम पे क्या बन रहा है, ये सब अमीनो एसिड बन रहे हैं। अब आगे चलते हैं, ये देखिए किस तरीके से होता है ट्रांसलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो राइबोसोम होते हैं 70S होते हैं और 80S होते हैं। ठीक है, 70S में कौन होगा, बड़ा वाला जो होगा 50S का होगा, छोटा वाला 30S का होगा। ठीक है, यूनिट। और 80S में क्या होगा, 60S का होगा बड़ा वाला। ठीक है, और 40S का क्या होगा, छोटा वाला होगा यूनिट। तो ये देखिए छोटा वाला यूनिट है और ये बड़ा वाला यूनिट है राइबोसोम का। ठीक है, ये कौन है, mRNA हमारा है। ठीक, यहाँ पे ढेर सारे उसके कोडान है, क्योंकि हमने इसको किससे बनाया है, DNA से बनाया है, तो ढेर सारे इसके बेस पेयर या फिर बोल सकते हैं कोडान यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होगा, जो tRNA है ये क्या लाएगा, एंटी कोडान। मीन्स कि जो हम अभी देखा ना कोडान किस तरीके से होते हैं, कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए हमको 3 कोडान चाहिए, मीन्स 3 बेस पेयर से ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये एंटी कोडान होगा। मान लीजिए GCA है, तो इसका अपोजिट जो होगा, कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयर होंगे कौन होंगे, CGU होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ स्टार्टिंग देखिए यहाँ से होगी, 3 प्राइम से होगी। ठीक है, क्या होगा, इधर से आया, इधर एक प्रोटीन बन रहा है इस तरीके से। अब ये क्या करेगा, आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है ये अनट्रांसलेटेड, अब इनका काम खत्म हो गया। इस तरीके से बढ़ता हुआ जाएगा, फिर यहाँ पे इसको चला जाएगा तो ये इधर चले जाएंगे, फिर ये इधर चला जाएगा, और इस तरीके से ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड चेन बनते चले जाएंगे। जैसे ये आ रहा है, अब ये इधर आएगा, ये जो है ये वाला काम इधर करके मिस और पॉलीपेप्टाइड में जोड़ेगा। ये क्या कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है, मतलब एक अमीनो एसिड बना लिया। जैसे कि हम जानते हैं जो प्रोटीन होते हैं वो बहुत ढेर सारे डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से बने होते हैं, मिस हेट्रोपॉलीमर होते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इधर वाला देखिए कोडान क्या कर रहा है, एक अमीनो एसिड बना रहा है, इधर वाला बनाया एक अमीनो एसिड, इधर वाला, इसके पास क्या ढेर सारे यहाँ पे बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन इसके पास है। ये इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, फिर ये वाला इधर आके काम करेगा इधर, फिर आगे वाले जो इधर वाले होंगे यहाँ जाएंगे, फिर ये इधर काम करेंगे। मिस इस तरीके से काम बढ़ता जाएगा। मिस ये अब इधर आएंगे, ये वाला यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये वाला यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, ये वाले फिर इनका भी काम इधर हो जाएगा, तो फिर ये इधर चले जाएंगे। इस तरीके से ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड चेन बनते रहेंगे ट्रांसलेशन में। अब आगे देखते हैं लैकोपेरान। लैकोपेरान किस में होते हैं, ये सब होते हैं, बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया में हमको देखने को मिलता है। क्या होता है कि इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर मतलब हो सकता है क्या, लैक्टोज, एलोटोज। ठीक है, ये सब होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, लैक्टोज को किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज में तोड़ेगा, प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ेगा। ठीक है, ग्लूकोज यहाँ पे इंड्यूसर की तरह काम नहीं करता है। मेन जो इंड्यूसर होता है वो कौन होते हैं, एक तो होंगे आपके लैक्टोज होंगे, ग्लूकोज नहीं होंगे, और एक होंगे एलोक्टोज होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंड्यूसर अगर एब्सेंस है, इंड्यूसर नहीं प्रेजेंट है, मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि सराउंडिंग में सेल में क्या नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है लैक्टोज, तो क्या होगा, इसको याद कर लीजिए, ट्रिक है, पीपोजया, PIPOZYA। ठीक है, आई से क्या होता है, इनहिबिटर हो गए। ठीक है, बी से प्रमोटर हो गए, ओ से क्या बोलेंगे, ऑपरेटर बोलेंगे, जेड जो होता है इससे क्या बनता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, वाई से क्या होगा, परमिएज हो गया, ए से क्या होंगे, ट्रांस एसिटिलेज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा mRNA। अगर सराउंडिंग में बोल सकते हैं इंड्यूसर नहीं प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन जाके किससे बाइंड कर जाएगा, जाके जुड़ जाएगा ऑपरेटर से, और क्या करेगा कि RNA पॉलीमरेज को क्या करेगा, प्रिवेंट कर देगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यही लिखा है कि रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट द RNA पॉलीमरेज फ्रॉम द ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरान। ठीक है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये जाके किससे बाइंड कर जाएगी, ऑपरेटर पे, तभी बाइंड करेगी जब सराउंडिंग में बोल सकते हैं इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से आगे जो होगा ट्रांसक्रिप्शन वो रुक जाएगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सराउंडिंग में इंड्यूसर प्रेजेंट है, मीन्स कि यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है, तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा ये ऑन रहेगा, इसको ये स्विच ऑन रहेगा, हमेशा ये बनाता रहेगा। ठीक है, लेकिन इस बार क्या होगा, जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो जो ये रिप्रेसर प्रोटीन उसने बनाया है, मीन्स mRNA बना है, उससे क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, मीन्स उसको रोक देगा। जब इसको रोक देगा तो आगे ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, नहीं बाइंड कर पाएगा तो जेड जो होते हैं इनको बोलते हैं
बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, वाई को बोलते हैं परमीएज, इसको बोलते हैं ए को ट्रांस एसिटिलेज। ये क्या करेंगे आगे चल के, ये पूरा ट्रांसलेशन करा देंगे, मीन्स mRNA बन जाएगा। ठीक है, ये परमिलिटी कराते हैं किसका, लैक्टोज का। लैक्टोज प्रेजेंट होता है बस कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है सेल में। जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होते हैं ये क्या करते हैं, ये लैक्टोज को तोड़ने में हेल्प करते हैं, किसमें, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे mRNA बन गया, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, इंड्यूसर के प्रेजेंट में ही होगा ये। अब आगे देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि हम डीएनए से पता लगा सकते हैं कि अगर किसी का मर्डर हुआ है उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन उसको मारा है, मर्डर कौन है। या फिर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है तो उसका हम डीएनए निकाल सकते हैं कि इसके पेरेंट्स कौन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर वाला होगा पेरेंटल क्रोमोसोम होगा, पेरेंटल का। ठीक है, ये वाला मदर का होगा, ये फादर का होगा, मदर का होगा। यहाँ पे दो लोगों का, एक इंडिविजुअल है और बी है। देखिए दोनों का अलग अलग है, बस इसमें क्या है कि नंबर ऑफ टेंडम रिपीट हो रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर रिपीट हो रहा है, किसी में ज्यादा किसी में कम। ठीक है, ये देखिए क्राइम सीन, मीन्स ये डीएनए किसका है, क्राइम का है, क्राइम सीन में। ठीक है, अब यहाँ पे उसका क्रोमोसोम किससे मिलाना है, इससे। अब जिसमें वो रिपीट होगा वही होगा इसका मर्डरिस्ट। यहाँ पे देखिए इसमें मैच हो रहा है बी वाले में, इसमें नहीं हो रहा, ये इसमें नहीं प्रेजेंट है, इसमें मैच हो रहा है, ये इसमें मैच हो रहा है, ये देखिए इसमें मैच हो रहा है, ये सब इसमें नहीं हो रहा। मतलब कि बी वाला ही क्या है, इसका ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो बार बार रिपीट हो रहा है। हम टेंडम से ही जो बार बार रिपीट होते हैं क्रोमोसोम, उससे ही पता लगा सकते हैं कि जो सामने वाला का मर्डर है, मर्डरिस्ट है, या फिर हम ये बता सकते हैं कि जो बच्चा है इसके माता पिता कौन है, इससे ही पता लगा सकते हैं। तो इससे पता चल गया कि बी वाला ही क्या है, इसका कातिल है, ए वाला नहीं है। ए वाले में रिपीट हो रहे टेंडम बट इससे थोड़ी ना मैच कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में देखते हैं कि ये देखिए पहला स्ट्रक्चर दिया गया है मिलर एक्सपेरिमेंट का, 1953 में किए थे मिलर ने। इन्होंने एक लैबोरेटरी में इस तरीके का कंडीशन मेंटेन किया था जब हमारा अर्थ स्टार्टिंग के टाइम में बना हुआ था। तो कैसा कंडीशन रहा होगा, उन्होंने क्या किया कि देखिए इस तरीके का एक पूरा क्लोज्ड ग्लास ले लिया। ठीक, यहाँ पे देखिए गैसेस रख दिए, कौन से, मीथेन, अमोनिया, वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, और 800 डिग्री सेल्सियस पे इस तरीके से बाहर से इलेक्ट्रोड दे दिया, यहाँ पे मिस करंट दिए। ठीक है, यहाँ पे स्पार्किंग हुआ, यहाँ से कुछ पानी बाहर गया, कुछ कंडेंस्ड होकर अंदर आ गया। फिर उन्होंने देखा कि जो वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, जो ये पानी है, मीन्स इससे कुछ रिएक्शन हो रहा, कुछ बना। इसमें क्या हो सकता है, पॉलीसेक्राइड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, ये सब हो सकते हैं इसमें। और लिक्विड वाटर इन ट्रैप, इसको निकाला गया। फिर उसमें उन्होंने देखा कि जब स्टार्टिंग में जब अर्थ था किस तरीके से लाइफ अपने आप को फॉर्म की, मीन्स कैसे लाइफ की ओरिजिन हुई। ठीक है, उन्होंने लैब में ये पूरा कंडीशन देखा, मीन्स ये केमिकल एवोल्यूशन को प्रूफ करने में लगे हुए थे। इस तरीके से बॉइलिंग वाटर, और यहाँ वैक्यूम पंप यहाँ पे लगा हुआ है। मीन्स आगे देखिए, अब ये देखिए ये फैमिली ट्री किसका है, डायनासोर्स का। जो नीचे वाले होंगे एंसेस्टर होंगे, ऊपर वाले क्या होंगे, हम बोल सकते हैं मॉडर्न डायनासोर हैं। ठीक है, जैसे स्टेक्टोसोरस के कौन होंगे, ये एंसेस्टर किसके होंगे, ये ट्राइसेराटोप्स के होंगे। इसके अलावा ब्रांचियोसोरस किसके एंसेस्टर हैं, ये होंगे राइनोसोरस में। ये क्या थे, हर्बीवोर्स थे, मीन्स ये घास वगैरह खाते थे। लेकिन जो टेरोसोरस है ये क्या है, कार्निवोर्स है। ये देखिए आर्कियोपेट्रॉक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास पूरा फीदर है, मतलब कि हम बोल सकते हैं उसके पास पंख है, विंग्स है, लेकिन इसकी जो बॉडी है बहुत रफ है। मीन्स कि ये रेप्टाइल को भी शो कर रहा है और साथ में बर्ड्स, एप्स को भी शो कर रहा है। ठीक है, जो आर्कियोपेट्रिक्स है ये किसके एंसेस्टर, क्रोकोडाइल के हैं और टेरोडॉन्स के हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं। एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन, प्लांट और एनिमल। होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब क्या है, ओरिजिन सेम है बट डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, मीन्स कि कन्वर्जेंट नहीं, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। अब देखिए कंफ्यूजन होता होगा इसमें। होमोलॉगस का मतलब ओरिजिन सेम है, ठीक है, सेम ओरिजिन से बने, बट उनके काम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हो गए, तो क्या हो गए, डाइवर्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। वहीं पे क्या होगा, एनालॉगस का मतलब ओरिजिन डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन काम एक कर रहे हैं। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम, एनालॉगस जो ऑर्गन है उनको क्या बोलेंगे हम, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं प्लांट में। यहाँ पे देखिए जो बोगनविलाई है इसमें ये देखिए कांटे निकले हुए, ये किससे बने हुए, एक्सिलरी बर्ड से बने हुए, होमोलॉगस ऑर्गन है। यही कुकुरबिटेसी में देखेंगे कि ऐसे पौधे जिससे हम बोल सकते हैं गॉड फैमिली के। ठीक है, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, ठीक है, बिटर गॉड हो गया, ये सबके फैमिली के देखेंगे। जो ये टेंड्रिल दिखते हैं ना, ये क्लाइंबिंग के काम करते हैं। तो ये किसके एक्सिलरी बर्ड से बने हुए हैं, मीन्स की ऑर्गन सेम है, मीन्स फंक्शन डिफरेंट हो जा रहे हैं। यहाँ ओरिजिन तो सेम है बट यहाँ पे फंक्शन डिफरेंट हो जाए तो ये इनको बोलेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये प्रोटेक्शन के लिए है, ये क्लाइंबिंग के लिए। आगे देखते हैं जो मैन का हैंड है, ठीक है, 4 विंग, और चीता का जो पाँव है, ठीक, वो देखिए वेल का जो विंग्स है उसको, और जो ये बर्ड है उनके जो विंग्स है, ये सब क्या है, इनकी ओरिजिन सेम है, वही रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेंचिल सब कुछ प्रेजेंट है, बट यहाँ पे डिफरेंट काम है। मैन दूसरा काम करेगा, इसको रनिंग करना है, वेल को क्या करना, स्विमिंग करना है, बैट्स को फ्लाइंग करना, तो यहाँ पे डिफरेंट काम हो गए। तो ये क्या होंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब आगे चलते हैं, आगे दिया गया है विंग मॉथ ऑफ डार्क एंड विंग। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था 1920s में, ठीक है, 1920s, और एक दिया है 1850s। 1850s के टाइम क्या हुआ था कि
उस समय इन्वायरमेंट साफ था, मीन्स कि वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह नहीं बनी। जब इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी तो लाइकन क्या कर रहे थे, ट्री पे ग्रो कर रहे थे। जब लाइकन ग्रो करेंगे व्हाइट कलर का, तो वहाँ पे जो व्हाइट कलर की मोथ होंगी वो छिप जाएंगी, तो उनको प्रेडेटर नहीं पाएंगे। लेकिन ये जो ब्लैक वाली होंगे इजिली डिटेक्ट कर लेंगे। तो उस समय क्या था कि रेशियो ये देखने को मिल रहा था कि व्हाइट मोथ ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू डार्क। लेकिन जब इंडस्ट्रीज वगैरह बन गई 1920s में, ठीक है, खूब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो एक खास बात ये होती है लाइकन की कि जहाँ पे एयर पॉल्यूशन होता है ना, वहाँ पे वो ग्रो ही नहीं करते हैं। तो अब एयर पॉल्यूशन भी बढ़ गया, जिसकी वजह से जो ट्री के ट्रंक थे वहाँ पे क्या थे, लाइकन जो ग्रो कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ग्रो करना बंद हो गए। जब बंद हो गए तो इनको जो व्हाइट मोथ थी इनको फायदा नहीं हुआ। इनको जो बोल सकते हैं इनके जो प्रेडेटर थे इनको इजिली फाइंड कर ले रहे थे। लेकिन जो डार्क वाले थे, जब ट्रंक वगैरह ढेर सारा काला हो गया, मीन्स धुआं वगैरह से सब काला हो गया, तो ये ब्लैक वाले छिप जा रहे थे। तो इनका जो बोल सकते हैं इनकी पॉपुलेशन कम हो गई। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले पॉपुलेशन ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, मीन्स रिवर्स हो गया रेशियो, खत्म नहीं हुए हैं, बस कम हो गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। गैलापागोस आइलैंड में देखा गया डार्विन ने ढेर सारे मिस ऐसे बर्ड्स देखे जिनकी जो बीक है, चोंच है, वो डिफरेंट वैरायटी की, एक ही हैबिटेट पे उन्होंने देखा कि इतने डिफरेंट टाइप की वैरायटीज के दिखे। क्यों? क्योंकि कुछ सीड खाती थी, कुछ फ्रूट खाती थी, कुछ मान लीजिए इंसेक्ट्स खाती थी, जिसकी वजह से जो उनकी पीक है, चोंच जो है वो अलग है। ठीक है, बीक। आगे चलते हैं। आगे दिया एडॉप्टिक रेडिएशन ऑफ मॉर्सोफिला ऑफ ऑस्ट्रेलियन। यहाँ पे ढेर सारे एडॉप्टिक मीन्स एक ही ऑस्ट्रेलिया पे बात की गई है कि इनकी क्या है, ओरिजिन सेम है बट डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं प्लासेंटल मैमल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सोफिला। अब इनमें क्या है, कंपेरिजन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो प्लासेंटल मैमल होंगे और ऑस्ट्रेलियन मार्सोफिला, ये दोनों ही कहाँ, ऑस्ट्रेलिया पे, मत अलग अलग रीजन पे है। ठीक है, इसमें देखने को मिला कि इनकी तो ओरिजिन सेम होंगी अपने में, इनकी भी अपने में होंगी। जब सेम ओरिजिन होगी तो क्या होंगे, इनके काम अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये भी अपने में क्या दिखाएंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन जब दोनों को कंपेयर किया जाएगा, फंक्शन मिलने लगेंगे, ओरिजिन डिफरेंट है क्या, लेकिन फंक्शन मिलने लगेंगे। मीन्स हम प्लासेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मॉर्सोफिला की बात करें, ये क्या होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेंगे। जैसे मोल है तो इसका मॉर्सोफिलस मोल हो गया, एंट ईटर हो गया, इसको नम्बेट या फिर ईटर कहते हैं। माउस, मॉर्सोफिला माउस। लेमू, इसको बोलते हैं स्पॉटेड कस्कस। ठीक है, फ्लाइंग स्क्वेरल है या फिर इसको बोलेंगे फ्लाइंग फेरेंजियल हो गया। बॉम कैट हो गया, टस्मेनिया कैट, टाइगर कैट हो गया, वोल्फ हो गया, टस्मेनिया कैट। मीन्स कि आपको यहाँ पे कंपेरिजन देखना पड़ेगा और ये भी याद रहना चाहिए कि प्लासेंटल मैमल का नाम क्या है, ऑस्ट्रेलियन मॉर्सोफिला के क्या नाम है। दोनों एक साथ अगर मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन अगर इनकी इनके खुद के मैमल में देखें तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होंगे। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है, यहाँ पे आपको 3 तरह के ग्राफ दिए जाएंगे कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा, डार्विन जो कहते थे कि नेचर में अगर किसी भी तरह का क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल की जो फ्रीक्वेंसी है 1 से क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, मीन्स इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आए। तो इसमें देखिए कुछ 3 तरीके के ग्राफ बनेंगे, एक होगा स्टेबलाइजिंग, दूसरा होगा डायरेक्शनल, तीसरा होगा डिस्टर्बिंग। ठीक है, ये इंडिविजुअल ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या है, फिनोटिपिक कैरेक्टर लिए गए हैं। यहाँ पे जो बीच में इस तरीके के दिखा, मीन्स कि कुछ लोग टॉल होंगे, कुछ लोग मीडियम साइज के होंगे, कुछ लोग डार्क होंगे। ठीक है, अगर जो ग्राफ एकदम नैरो पीक में बना रहा है, ठीक है, पीक कहाँ दिखा रहा है, नैरो एंड हायर दिखा रहा है, इसका मतलब कि जो हमने कैरेक्टर लिया, फिनोटाइप कैरेक्टर लिया, वो क्या है, मीडियम पे है। मीन्स कि दोनों के बीच में, ना ज्यादा कोई टॉल है उस पॉपुलेशन में, ना कोई ज्यादा डॉर्फ है, मीडियम हाइट के हैं। ठीक है, इसको हम स्टेबलाइजिंग कहते हैं। पीक शिफ्ट टू वन डायरेक्शन, अगर पीक एक डायरेक्शन में होगा, मीन्स कि एक पॉपुलेशन में डॉर्फ ज्यादा है एज कंपेयर टू टॉल और मीडियम साइज के लोग, तो एक साइज में हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 पीक फॉर्म, मीन्स 2 पीक फॉर्म है। मान लीजिए टाल भी बहुत ज्यादा है, मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें 1000 लोग हैं, जिसमें से 200 जो होंगे टॉल होंगे, बाकी के 400 डॉर्फ है, 400 मीडियम साइज के। तो जो ग्राफ होगा इस तरीके से होगा, मीन्स जो बराबर होंगे 2 हाई पीक पे रहेंगे, जो कम होगा वो नीचे रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रप्टिव हमें ग्राफ देखने को मिलेगा। अगर एक ज्यादा हो गया, ठीक है, जो अगर पॉपुलेशन में एक ही कैरेक्टर ज्यादा है तो वहां पे क्या आपको देखने को मिलेगा, स्टेबलाइजिंग। ठीक है, अगर एक ज्यादा है और बाकी सब कम है तो वहां पे पीक एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अगर 2 कैरेक्टर सेम है और बीच वाला कम है तो हम इसको बोल सकते हैं 2 पीक फॉर्म। ठीक, डिस्ट्रप्टिव। अब आगे देखिए इस तरीके से यहाँ पे ज्योग्राफिकल पीरियड्स बने हुए हैं। मान लीजिए पैलोजोइक एरा है, मेसोजोइक एरा है, सिनोजोइक एरा है। इसमें देखिए कौन कौन से, सिल्यूरियन हो गए, डिवोरियन हो गए, कार्बोनिफेरस हो गया, पर्मियन हो गया। ठीक है, मेसोजोइक में क्या होगा, टेरेसिक हो गया, जुरेसिक हो गया, क्रस्टेशियन हो गया। ठीक, और सिनोजोइक में क्या होगा, टर्शरी कोऑर्डिनेटरी होंगे। इनमें देखिए किन की फॉर्मेशन हुई, कब कौन बना। इंपॉर्टेंट ये देखिए, जैसे कि क्लोरोफाइट्स हो गए एंसेस्टर, ट्राइकोफाइट्स हो गए, राइनोटाइप हो गए, सिलोफाइटॉन हो गए। इनमें से देखिए कि जो बोल सकते हैं सिल्यूरियन में या फिर पैलोजोइक एरा में कौन बना, जोस्ट्रोफाइलम बना। ठीक है, पर्मियंस में कौन बना, ये सब पीरियड्स है, ये जो है एरा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पर्मियंस में कौन बना, ये बने। ठीक है, जुरेसिक में कौन हुआ,
आया। यहाँ पे देखिए हर्बेरियस लाइकोप्स आए, फर्न आए, कॉनिफर आए, साइकेड्स आए। मीन्स आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा टेबल। अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके के देखिए पहले रेप्टाइल थे जो पूरी तरीके से खत्म हो गए। इनके जो ये एंसेस्टर थे किनके थे, देखिए सौरोपसिडा थे और आगे चल के लिजर्ड बने। ठीक है, ये देखिए पूरी फैमिली है, ब्रांच फैमिली। इनके फिर कौन आए, ये एंसेस्टर क्रोकोडाइल इस तरीके से आए, टर्टल लिजर्ड। यहाँ पे देखिए पेलिकोसोरस ये खत्म हो चुके हैं लेकिन ये मैमल के एंसेस्टर हैं। ठीक है, थीको हम बोल सकते हैं थीकोडॉन, इनके पास डिफरेंट टाइप के क्या आ गए, टीथ आए, दांत आए। ठीक है, ये खत्म हो गए लेकिन ये किसके एंसेस्टर हैं, क्रोकोडाइल्स के हैं। ठीक है, डायनासोर्स के हैं, इसके अलावा मैमल्स के भी हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। अब आगे देखिए ये थोड़ा सा आप बोल सकते हैं चिंपैंजी और ह्यूमन का थोड़ा सा यहाँ पे किया गया है कि स्कल या बोल सकते हैं फेस को कंपेयर किया गया है कि देखिए ये क्या है, कंपेरिजन हो गया है ह्यूमन का किसके साथ, यहाँ पे बेबी चिंपैंजी, जो बेबी चिंपैंजी ह्यूमन की तरह उसका फेस लगता है, एडल्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एडल्ट है ये वाला, ये जो एडल्ट चिंपैंजी ये थोड़ा डिफरेंट है ह्यूमन से। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार देख लीजिएगा। आगे चलते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में देखते हैं कि ये जो लाइफ साइकिल ये बहुत इंपॉर्टेंट मलेरिया की है, प्लाज्मोडियम की है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो फीमेल एनोफिलीज होती है ये क्या करती है, वेक्टर का काम करती है। इनमें इनसे कोई मलेरिया वलेरिया नहीं होता है। इनके पास स्पोरोजोइट पाए जाते हैं। अब इनके पास पाए भी नहीं जाते, प्लाज्मोडियम होता है स्पोरोजोइट, जो क्या करती है, किसी को क्या करेंगी, बाइट करेंगी तो अगर उनके गट में स्पोरोजोइट बना है तो चला जाएगा। मीन जो सेलेब्री ग्लैंड है वहाँ पे स्टोर होता है, बनता तो गट में स्टोर हो जाता है, कहाँ, सेलेब्री ग्लैंड में। किसी को बाइट की तो उसके बॉडी में चला गया। अब देखिए बाइट कर दी, चला गया, तो क्या करेंगे, आधे से 1 घंटे के अंदर में क्या होगा, जो स्पोरोजोइट होंगे इन्फेक्शियस फॉर्म होंगे किसका, मलेरिया कॉजिंग करने का या प्लाज्मोडियम का। ये जाएंगे लीवर सेल के पास, वहाँ पे एसेक्सुअली प्रोडक्शन करेंगे, अपने आप को बढ़ाएंगे, फिर ब्लास्ट कर जाएंगे। फिर जाएंगे आरबीसी सेल के पास, जहाँ पे खुद को क्या करेंगे कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, बढ़ाते रहेंगे क्योंकि पैरासाइट है। इनका काम क्या है, किसी होस्ट के बॉडी में जाके खुद को अपने आप को बढ़ाना। ठीक है, एसेक्सुअली प्रोडक्शन हो रहा है। आपको 3 से 4 दिन, जिसको मलेरिया होता है उसको 3 से 4 दिन में क्या होता है, बहुत हाई फीवर, चिल्स आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोज्वाइन। किसकी वजह से हो रहा है, वो हीमोज्वाइन की वजह से हो रहा है। जब आरबीसी रप्चर होते हैं तो उनमें से एक टॉक्सिन केमिकल निकलता है जिसको हीमोज्वाइन कहते हैं, जिसकी वजह से 3 से 4 दिन में वही रिकरिंग फीवर होना स्टार्ट हो जाता है। जो आरबीसी है इसी के अंदर सेक्सुअल स्टेज या फिर बोल सकते हैं गैमेटोसाइट बनते हैं। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम फीमेल एनोफिलीज आएंगी फिर से बाइट करेंगे उस इंसान को, फिर क्या होगा, यही गैमेटोसाइट लेके चली जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे सेल होते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं। अब गैमेट कहाँ बनेगा, फीमेल एनोफिलीज की बॉडी में बनेगा। वो मेल के थ्रू ले ली हमारा ब्लड, ठीक है, लेकिन उनमें क्या चले गए हैं, गैमेटोसाइट चले गए हैं, किसके, प्लाज्मोडियम के। अब जो फर्टिलाइजेशन और फर्दर डेवलपमेंट जो होता है, ये बोल सकते हैं हम प्लाज्मोडियम के, ये कहाँ होते हैं, फीमेल के एनोफिलीज के गट में, फीमेल एनोफिलीज के गट में होते हैं, याद रहना चाहिए, मॉस्किटो में। पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो गया। जब वो गट से कहाँ चले आएंगे, स्पोरोजोइट, यहाँ पे आके सब इकट्ठा हो जाएंगे, मीन्स की कलेक्टेड फॉर्म में बन जाएंगे स्पोरोजोइट। यही मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं स्पोरोजोइट, जो क्या करते हैं, गट से आ जाते हैं कहाँ, सेलेब्री ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। जब नेक्स्ट टाइम फिर से आएगी फीमेल एनोफिलीज किसी को बाइट करने, तो फिर यही स्पोरोजोइट छोड़ देगी और फिर से यही सारी साइकिल बनती रहेगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, एक हम बोल सकते हैं प्रोटोजोन है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनको 2 जगह, इनको 2 होस्ट की जरूरत होती है। जो ह्यूमन है, ह्यूमन की बॉडी में इनके क्या बने, गैमेटोसाइट बन रहे, ऐसे सेल बने जो क्या आगे चल के गैमेट बना है। लेकिन अगर ये फीमेल एनोफिलीज की बात करें, यहाँ पे गैमेट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और ढेर सारे स्पोरोजोइट बन के उसके सेरेब्री ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे, तब जाके प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए इंसान है, इसका जो लोअर पार्ट है, इस देखिए कितना हाथी जैसा है। बीमारी का नाम भी यही एलिफेंटेसिस या फिर फलेरेसिस बोलते हैं। ठीक है, इस किसकी वजह से होता है, ये होता है एक हेलमिंथिस की वजह से, जिसको बोलते हैं वचेरिया बेनाक्रॉफ्टी, अचेरिया मलाई की वजह। जिससे क्या होगा, जो इसका लोअर लिम्फ है, इसके लिम्फेटिक वेसल क्या हो जाते हैं, इफेक्टेड हो जाते हैं इससे। ठीक है, इस हेलमिंथिस के, जिसकी वजह से क्या बोल सकते हैं, इसका जो जेनाइटल पार्ट है या फिर जो लोअर पार्ट है, ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में सूजने लगेगा। और ये इसका भी जो वेक्टर है वो फीमेल क्यूलेक्स है। ठीक है, मॉस्किटो ही है जो इसको अगर हुआ है, तो इसके अगर कोई हेल्दी पर्सन है, अगर यहाँ से मच्छर काट के इसको गया, ठीक है, बाइट करके गया, तो इसको अगर कर दिया तो इसको भी ये बीमारी हो जाएगी। तो मतलब कि मच्छर से ही क्या होगी, ये बीमारी स्प्रेड होगी। आगे चलते हैं। ये देखिए रिंगवॉर्म है, यहाँ पे स्क्लेरी है इस तरीके से। तो रिंगवॉर्म के 3 बोल सकते जीनस दिए कि उसका जो हम ट्रिक बताए थे, मेट से क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम, इप्टोफाइटॉन हो गया, ट्राइकोफाइटॉन हो गया। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ये है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ठीक है, एंटीजन इस बाइंडिंग साइट है। हमने देखा जो एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल है, इनमें क्या होते हैं, H2L2, मीन्स 2 क्या है, हैवी चेन हो गए और 2 लाइट चेन होंगे। यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइड है, कोई एंटीजन आए यहाँ पे बाइंड कर देता है। ठीक है, ये लाइट चेन 2 होंगे, 2 हैवी चेन होंगे, इनके बीच में जो बॉन्ड होगी इसको बोलते हैं हम सल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पे सल्फर का लिंकेज होगा। अब आगे देखिए डायग्राम दिया गया है SLO, सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन। जैसे कि हम प्राइमरी जानते हैं कौन होगा, थैलेमस होगा, ठीक है, और बोन मैरो होंगे। लेकिन सेकेंडरी जो होते हैं उनमें कौन आएंगे, लिम्फ नोड आएंगे। ठीक, इसके अलावा स्प्लीन आ गया,
साथ में आएंगे अपेंडिक्स। ये सब क्या है, ये सब जो है सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन है। अब देखिए इस पूरे ऑर्गन में आपको प्राइमरी सेकेंडरी दोनों देखने को मिलेंगे। ये है लिम्फ नोड, ये क्या होंगे, सेकेंडरी लिम्फोसाइड ऑर्गन होंगे। ये क्या करेंगे, एंटीजन बाइंडिंग साइड देंगे, ठीक है, कि यहाँ पे तुम आओ एंटीजन को बाइंड करके मारो। ये क्या होगा, थाइमस होगा, ये होगा प्राइमरी PLO प्राइमरी लिम्फोसाइड ऑर्गन हो गए। ये क्या होगा, लिम्फेटिक वेसल हो गए पूरी तरीके से। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे किस तरीके से रेट्रोवायरस किसी भी ह्यूमन की बॉडी में चला जाता है तो कैसे अपनी जनसंख्या बढ़ाता है। जैसे कि हम जानते हैं वायरस दो ही चीज से बना होता है, एक प्रोटीन, अंदर उसका DNA मॉलिक्यूल, ठीक है। जो रेट्रोवायरस होता है उसके ऊपर तो प्रोटीन होता है, लेकिन उसके ऊपर एक कवरिंग भी पाई जाती है और अंदर क्या होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, RNA होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जब ये किसी एनिमल सेल को इन्फेक्ट करेगा तो क्या करेगा, यहाँ से अपना ऊपर वाले कवरिंग प्रोटीन को तो छोड़ देगा, उसने अपना RNA अपना जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे डाल दिया, साइटोप्लाज्म ऑफ द एनिमल सेल, ठीक है। वो देखिए ये वायरस क्या करने जा रहा है, एक नॉर्मल सेल को अब इन्फेक्शन किस तरीके से करने जा रहा है। ये देखिए वायरल RNA कहाँ पे आ गया है, एनिमल के सेल में आ गया। अब RNA क्या है, अब अपने आप को बदलेगा। ये वायरस इतना चालाक है कि इसको अब DNA बदलना है, मीन्स अपना ये वायरल RNA किसमें बदलेगा, DNA में। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि RNA से अगर DNA बनता है तो क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि DNA से RNA बना तो ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन RNA से अगर DNA बना तो क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, किसकी हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। तो ये क्या बनाता है, वायरल RNA से वायरल DNA बना लिया। अब ये वायरल DNA कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म से अब जाएगा न्यूक्लियस के पास। ये सब कहाँ काम हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ न्यूक्लियस के पास जाएगा जहाँ पे होस्ट का या फिर बोल सकते हैं एनिमल सेल का यहाँ पे DNA है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। अब उससे क्या करेगा, उससे काम कराएगा, उससे काम ये कराएगा कि जो न्यू वायरल RNA है अब इससे बनवाएगा, ठीक है, इसको इन्फेक्शन कर देगा, जिसकी वजह से अब जो ये DNA है जब RNA बनाएगा मीन्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि DNA से क्या बनेगा, वायरल RNA बनेगा, मीन्स कि अब इन्फेक्टेड RNA बनना स्टार्ट हो गए। अब ढेर सारे ऐसे ही ढेर सारे RNA के मॉलिक्यूल बन गए। अब ये RNA कहाँ जाएंगे, अब दूसरे, मीन्स कि हम बोल सकते हैं ये वायरस जाके अब दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेंगे। ये कौन है, ये मैक्रोफेज सेल है जो मरता नहीं है। हम बोल सकते हैं ये मैक्रोफेज को HIV की फैक्ट्री है। यहाँ पे ढेर सारे क्या हो रहे, वायरसेस बनना स्टार्ट हो गए। एक ही वायरस तो इंटर गया बॉडी में एक ही वायरस गया, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वायरस अपने आप को बनाते हैं, मीन्स अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते स्टार्ट कर देते हैं। ये वायरस क्या करेगा, अंदर आया और वायरल DNA पहले बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, फिर जाके इन्फेक्ट करेगा किसको, होस्ट के DNA को, उससे काम करा के क्या बनाएगा, वायरल RNA बनाएगा, मीन्स यहाँ होगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिर इससे क्या होंगे, ढेर सारे वायरस पार्टिकल निकलेंगे और ये वायरस जाके किसी और सेल को इन्फेक्ट करेंगे। याद रखिए कि जो इन्फेक्टेड सेल है कैन सर्वाइव व्हाइल द वायरस आर बीइंग रेप्लिकेटेड एंड रिलीज। ये सेल क्या होगा, मशीन की तरह काम करेगा, तभी इसको बोला गया है HIV फैक्ट्री। ये मरेगा नहीं, काम ऐसे ही करता रहेगा। अब देखिए ये है मॉर्फिन का स्ट्रक्चर, ये ओपियम पॉपी है, ठीक है, अफीम का। ये देखिए कैनाबिनाइड का स्ट्रक्चर है, इसमें किसका बना है, किस लीफ से बना है, कैनबिस सटाइवम। ये देखिए धतूरा है, धतूरा का काम क्या है, हेलोजिनेशन करना, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब माइक्रोब्स कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो ह्यूमन के काम आते हैं, मीन्स अच्छे माइक्रोब्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया का सेल दिया गया है जो किसमें मैग्नीफाई करके देखा गया है, 1500x में 15x से माइक्रोस्कोप पे मैग्नीफाई करके देखा गया। तो ये रॉड शेप के हैं, ये क्या है, स्पेरिकल शेप के, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बैसिलस, ठीक है, इसको बोलेंगे हम कुकस। अब आगे देखिए, ये वाला देखिए, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास क्या है, फ्लैजेला पाया जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, रॉड शेप का बैक्टीरिया, इसके पास फ्लैजेला पाया जा रहा है। इसको कितने पे मैग्नीफाई किया गया है, 15,000 पे, 50,000 पे। लेकिन आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस स्ट्रक्चर देखिएगा। ये देखिए एक बैक्टीरियोफेज है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया में क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। इसका हेड हो गया, कॉलर हो गया, ये टेल हो गया, ये प्लेट हो गया, और ये पिन क्या करेगा, यही जाके ई कोलाई या फिर कोई बैक्टीरिया हो उस पर इन्फेक्शन करेगा, उसको चिबाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ब्रॉन्च हो गया। ये देखिए एडेनो वायरस है, ये क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी पाथवे में क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं ह्यूमन के। ये हो गया रॉड शेप का, हमको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, वायरस। ये किससे निकाला गया है, TMB। याद रखिए ये वायरस है और इधर वाले क्या है, सब बैक्टीरिया है, ठीक है। इसको कितने में देखा गया, 1 लाख से 1,50,000 पे देखा गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे फंगल कॉलोनी है और बैक्टीरिया की कॉलोनी कहाँ देखने को मिलती है, कि लैब में, ठीक है। ये अगर छोटे छोटे इस तरीके से रहेंगे तो ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया, ये फंगल की कॉलोनी है। आगे चलते हैं, जो बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं, बड़े बड़े बर्तन होते हैं, इसमें क्या किया जाता है, अपना प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये फर्मेंटर में, ठीक है, माइक्रोब्स की हेल्प से यहाँ पे बियर बनते हैं, अल्कोहल जितने भी ये सब बनते हैं यहाँ पे फर्मेंटर से, इंडस्ट्रीज में बनते हैं, और ढेर सारे यहाँ पे फर्मेंटर, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, फर्मेंटेशन प्लांट हो गया, ठीक। ये है सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, यहाँ पे बायोलॉजिकल मेथड चलता है, इसी तरीके से यहाँ पे फिगर दिया गया है। आगे चलते हैं, एन एरियल व्यू ऑफ द सीवेज प्लांट। ये दूर से देखा गया कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, STP, किस तरीके से यहाँ पे फिजिकल मेथड होता है, बायोलॉजिकल मेथड होता है, कैसे यहाँ पे किया जाता है सफाई सीवेज की, ठीक है।
आगे चलते हैं। आगे देखिए टिपिकल बायोगैस प्लांट, कैसे बायोगैस प्लांटेशन की जाती है। यहाँ पे क्या होता है 10 से 15 फीट का गड्ढा खोद लिया जाता है। इस पे क्या करते हैं हम डंक लेके आते हैं कैटल का और वाटर को मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होगा एनारोबिक जो बैक्टीरिया होती है ये ग्रो कर जाती है और यहाँ पे क्या करती हैं कुछ गैसेस निकालती है, जैसे उसी को हम कहते हैं बायोगैस। ठीक है, उसमें क्या होगा मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, मीथेन सबसे ज्यादा होता है और फिर यही गैस सबके घरों में जाती है, लाइटनिंग में कुकिंग में हेल्प करती है। इसके अलावा और जो मेन्यूर बचे होंगे उनको लेके जाके खेतों में खाद की तरह यूज कर देते हैं। ठीक, आगे चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन में। यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। देखिए ये हमारा वेक्टर डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए। वेक्टर डीएनए की हेल्प से हम क्या करते हैं अपना जो डिजायरेबल या फॉरेन डीएनए को हम क्या करते हैं ढेर सारा बनाते हैं। तो इको R1 जो होता है वो डीएनए को कट कहाँ से करता है, उसका जो सीक्वेंस होता है इको R1 का GAATTC, G और A के बीच में कट लगाएगा। ठीक है, जो वेक्टर डीएनए होगा उस पर भी यही सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। हमने कौन सा एंजाइम यूज किया है यहाँ पे इको R1, ये क्या है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, ये अपने सीक्वेंस में ही कट करेंगे G और A के बीच में, इस बेस पेयर में। यहाँ पे भी कट हुआ, यहाँ पे भी हुआ। खास बात ये है कि जब भी हम वेक्टर डीएनए ले रहे हैं या फिर फॉरेन डीएनए ले रहे हैं तो सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करेंगे। इस तरीके से ये वाला पार्ट रिमूव हो गया, इधर वाला पार्ट देखिए ये रिमूव हो गया। तो ये क्या हो गया, जो इनके कॉम्प्लीमेंट्री थे रिमूव हो गए, तो स्टिकी एंड यहाँ पे जनरेट हो गया। तो अब ये स्टिकी एंड को यहाँ पे चिपकाने के लिए हमको डीएनए लाइगेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। आगे चल के क्या बन जाएगा, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये वाला डायग्राम में देखिए ये हमारा फॉरेन डीएनए है और ये हमारा वेक्टर डीएनए या फिर हम प्लाज्मिड लिए हैं। हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट कराया, किसमें फॉरेन डीएनए में भी और वेक्टर डीएनए में भी। यही काम हमने यहीं पे भी किया था। देखिए ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे जो प्लाज्मिड है वो भी कट हुआ है सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब हम इसको किससे जोड़ेंगे, लाइगेज की हेल्प से हम इसको जोड़ देंगे, जो हमारा फॉरेन डीएनए किसको प्लाज्मिड से या फिर वेक्टर से, जिससे क्या बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है इसको हम किसमें भेजेंगे, कोई ऐसा होस्ट जिसमें क्लोनिंग कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, ढेर सारी कॉपी बनाता हो, तो हम क्या करेंगे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है इसको ट्रांसफर कर देंगे किसमें, ई कोलाई के सेल में। इसी प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब जैसे जैसे ई कोलाई अपने आप को डिवाइड करेंगे या रिप्लिकेट करेंगे, हमारा जो फॉरेन डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जुड़ा है वो भी अपने आप को बढ़ाएगा। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा कि एक बड़ा सा वेल होगा। ठीक है, बाहर क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एग्रोस जेल होगा जो कहाँ से निकाला गया है, सीवीड है। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे वेल, जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसने डीएनए के फ्रैगमेंट छोटे छोटे कर दिया। अब उनमें से हमको चूज करना कौन सा हमारे लिए सुटेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे कैथोड एंड यहाँ पे एनोड। ठीक है, ये निगेटिवली होगा, ये पॉजिटिव होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए हमारा निगेटिवली चार्ज है तो वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, जब हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो हमारा ये जो ढेर सारी ये जो वेल है इनमें हमने क्या डाला है, फ्रैगमेंट डाला है किसका, डीएनए का, जिसने जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको कट करके रखा था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डीएनए के ढेर सारे बैंड्स बन जाएंगे। जो सबसे छोटा होगा वो बहुत जल्दी कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। हम लोग एग्रोस का क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो सीविंग इफेक्ट देता है। जिसकी साइज छोटी होगी जिस फ्रैगमेंट का डीएनए का, वो बहुत तेज मूव करते हुए कहाँ जाएगा, एनोड्स के पास जाएगा। तो फिर हम उसको चूज कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए ये कौन है, ई कोलाई का क्लोनिंग वेक्टर है जो कि आर्टिफिशियली बना है। इसका नाम है PBR322। ये देखिए इस ई कोलाई के पास 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, जैसे एक टेट्रासाइक्लिन हो गया, एक हो गया एम्प्लिसिन हो गया। इसमें क्या होगा, वैम फर्स्ट हो गया, साल फर्स्ट। ठीक है, इसके अलावा एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट में क्या होगा, PBU फर्स्ट होगा, पास्ट फर्स्ट होगा। रोप क्या करेगा, ये प्रोटीन बनाएगा रिप्लिकेशन के लिए, यहाँ पे होगा PBU। ये सब साइट है। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ये हो गया। इसके अलावा हिन थर्ड, ठीक है, कैल फर्स्ट, इको R1 फर्स्ट है। जब भी इको R1 आएगा जो कट करेगा, ठीक है, मान लीजिए इसको अगर कट करेगा इस प्लाज्मिड को, तो इसी साइड पे आके कट करेगा, यहाँ पे कट नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि किस तरीके से हम डीएनए जो निकाले हैं उसको हम क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल की हेल्प से हम उसको प्रेसिपिटेट बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए डीएनए है, इसमें क्या डाले हम, चिल्ड इथेनॉल डाले, जिसकी वजह से जो हम बोल सकते हैं जो फाइन थ्रेड है डीएनए का वो क्या होगा, बाहर निकल गया। ये जो निकालने वाला स्पिरिचुअल इसको बोलते हैं, इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है पीसीआर पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। इसमें 3 प्रोसेस होता है, जैसे मैंने एक शॉर्ट दिया था, जैसे डे की स्पेलिंग DYA होता है, लेकिन इसके लिए DAE डाई। ठीक है, इससे याद करिएगा। D फॉर डिनेचर, A फॉर एंडिंग, E फॉर एक्सटेंशन। ठीक है, डिनेचर में हमको लग रहा है कि डीएनए के स्ट्रैंड क्या होंगे, टूटेंगे। हीट दिया जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड देखिए 2 सेगमेंट में हो गया। ठीक है, 2 स्ट्रैंड में हो गए। एंडिंग में क्या किया जाएगा कि प्राइमर यहाँ पे जो स्मॉल केमिकली ऑर्गेन्यूक्लियोटाइड, ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। ये बाहर से हम देते हैं प्राइमर, इसको ऐड करते हैं। ठीक है, 5 to 3 प्राइम इस तरीके से ऐसे बढ़ता रहेगा, लेकिन किसकी हेल्प से होगा, टैग पॉलीमेरेज। ठीक है, इसका नाम टैग पॉलीमेरेज या फिर डीएनए पॉलीमेरेज कहा जाता है।
क्योंकि ये निकाला गया है एक ऐसी बैक्टीरिया से जो कहाँ रहती है, हाई टेम्परेचर पर रहती है, जिसका नाम है थर्मस एक्विकिटस। ठीक है, ये क्या करेगी, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में हेल्प करेगी। हमने प्राइमर तो लगा दिया लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तभी बढ़ेगा जब हम टैग पॉलीमरेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज जोड़ेंगे। यहाँ पे जब हमने ऐड किया तो ये देखिए एक्सटेंशन होना स्टार्ट हुआ 5 to 3 प्राइम 5 to 3 प्राइम। ठीक है, डीनेचर में क्या होगा, डीएनए 2 भाग में हो जाएंगे। एंडिंग में क्या होगा, हमने प्राइमर तो दे दिया, उसके अलावा हमको टैग पॉलीमरेज देना पड़ेगा, जो आगे चल के क्या करेगा, दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है उसको बनाएगा। तो एक्सटेंशन में क्या हुआ, अब इस तरीके से डीएनए की फॉर्मेशन हो गई। 30 साइकिल में लगभग 1 बिलियन टाइम्स क्या बन जाएगा, हमारा जो भी डिजायरेबल जीन या डिजायरेबल डीएनए है बन जाएगा पीसीआर में। ओके, आगे चलते हैं। आगे दिया गया सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर। ये इस तरीके से बायोरिएक्टर है, यहाँ पे ये स्टेराइल एयर है। ठीक है, ये मोटर इस तरीके से रोटेट करा तो इसमें ब्लेड भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगी। एसिड बेस फॉर द पीएच कंट्रोल होगा, अगर एसिड ज़्यादा बढ़ गया तो पीएच कंट्रोल का सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बहुत एसिडिक है कोई बेसिक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हो गया स्टीम फॉर स्टेराइजेशन। फोम ब्रेकर क्यों लगा है, क्योंकि जब ये घूमेगा तो ढेर सारे फोम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जब फोम बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी, जिसकी वजह से फोम हटाना पड़ेगा हमको, नहीं तो हमने इसे माइक्रोब्स वगैरह यूज़ किए हैं बायोटेक्नोलॉजी में तो उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये है फ्लैट ब्लेडेड इम्प्लेयर। ठीक, ये हो गया हमारा ये जो कल्चर है ब्रूथ कर रहा है, घूम रहा है इधर। आगे देखते हैं, आगे है स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच द स्टेराइल एयर बबल्ड आर स्प्रेंज। ठीक है, इस तरीके से टैंक है, यहाँ पे ढेर सारा क्या है, एयर है, और इसमें एयर इसलिए दिया जाता है कंटिन्यूसली कि जो हमारा माइक्रोब्स है ये जल्दी जल्दी अपना काम करे, मीन्स हमारा जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो जल्दी जल्दी बने। ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, सरफेस एरिया बढ़ाते ताकि ऑक्सीजन की एबिलिटी ज़्यादा हो। ठीक है, बबल्स ड्रामेस्टिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। ये जो बबल से दिखा रहे हैं कि ढेर सारा ऑक्सीजन जा रहा है, यहाँ पे गैस इंटरटेनमेंट मीन्स नॉर्मल बातें की गई हैं। हम आगे देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये किसका है, कॉटन बॉलवॉर्म का। ठीक है, जो कॉटन बॉलवॉर्म है इनमें जो पेस्ट है वो क्या करती है, इस बर्ड को खराब कर दी। ये तो मैच्योर कॉटन है क्या, इसके लिए क्या किया गया है कि बाहर से जीन में चेंज कर दिया गया। इसके लिए कौन सा यूज किया जाएगा, क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकेंड AV, ये प्रोटीन यूज किया जाता है ताकि जो ये बॉलवॉर्म है, कॉटन बॉलवॉर्म है, इनसे छुटकारा मिल पाए। ठीक है, अगर क्राई फर्स्ट AB हो तो इससे छुटकारा देगा, ये होगा कॉर्न बोअर से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए टोबैको जो प्लांट है उसके रूट में इन्फेक्शन हो जा रहा था एक निमेटोड के द्वारा, जिसका नाम था मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा। लेकिन एक ऐसा मैकेनिज्म स्टार्ट किया गया जिसका नाम है RNA इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से जो रूट है जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है रूट के पार्ट में उसको बचाया जा सके। तो देखिए 5 दिन बाद क्या हुआ, इसको बचाया गया। ठीक, आगे चलते हैं। आगे स्ट्रक्चर दिया है मैचुरेशन ऑफ द प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, A हो गया, B हो गया, C तीनों चेन होते हैं, लेकिन जो C चेन होगा बीच में होगा। A और B के बीच में क्या होगा, डाइसल्फाइड लिंकेज होंगे। जब मैचुरेशन हो जाता है तो C वाला जो पेप्टाइड होगा वो फ्रीली बाहर निकल जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है। A और B के बीच में क्या होगा, पेप्टाइड लिंकेज होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में एक्सपेंडिंग स्टेबल डिक्लाइनिंग एज पिरामिड है। ठीक है, एज पिरामिड में क्या होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनका रेशियो नहीं डिफाइंड है, बस हमको ये पता चलता है कि ये पॉपुलेशन बढ़ेगी कि घटेगी कि स्टेबलाइज रहेगी। जैसे प्री रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा होंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव से तो एक्सपेंडिंग हो रहा है, मीन्स पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसका शेप जो होगा ट्रायंगुलर शेप पिरामिड होगा। ठीक है, अगर प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव से ज्यादा तो है लेकिन रिप्रोडक्टिव के बराबर है प्री रिप्रोडक्टिव, तो स्टेबलाइजिंग होगा। तो यही बेल शेप का यहाँ पे पिरामिड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव कम है किससे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव से, जिससे क्या होगा आगे पॉपुलेशन नहीं ज्यादा बढ़ेगी, तो ये डिक्लाइनिंग है। ये इनमें होगा अनशेप या फिर बोल सकते हैं स्पेंडल शेप का पिरामिड देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी किस कारण से बढ़ सकती है, जैसे कि नेटलिटी बर्थ रेट ज्यादा हो रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। इमाइग्रेशन, कहीं और से लोग आ रहे हैं इनवर्ड, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। अब कम कैसे होगी, जैसे कि मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। कम लोग हो रहे हैं ना पॉपुलेशन से। इमाइग्रेशन की यहाँ से कुछ लोग शिफ्ट होकर कहीं और चले गए, इससे भी क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। आगे देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी एंड टाइम के साथ ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये दिखाएगा हमको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, ये वाला जो होगा लॉगरिथमिक ग्रोथ का होगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होगा कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, जो पॉपुलेशन है उसके पास क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, वो अपने आप को क्या कर रहा है, एक शॉर्ट टाइम पे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा दे रहा है। तो dN/dt इक्वल टू RN, R यहाँ पे क्या है, इंक्रीज इन इंट्रेंसिक रेट बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट होता है R की वैल्यू। ठीक है, और इस वाले ग्राफ में देखिए ये जो ग्राफ होगा इसको याद रखिएगा कि J शेप की तरह, लेकिन ये वाला जो है सिग्मॉइड ग्राफ है, लॉगिस्टिक है, हम बोल सकते हैं मोस्ट रियलिस्टिक ग्राफ है। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज किसी भी पॉपुलेशन के पास अनलिमिटेड नहीं होते हैं,
ठीक है, कुछ टाइम के लिए होते लेकिन जीवन भर के लिए नहीं होंगे। तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो पॉपुलेशन कैसे ग्रो करेगी, पहले धीरे से, फिर इसके बाद बढ़ेगी, फिर कम हो जाएगी, फिर एक टाइम पे क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज्ड हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती पॉपुलेशन की डेंसिटी। तो इसका जो ग्राफ होगा सिग्मॉइड होगा, इसका जे शेप का होगा, इसका जो फॉर्मूला है dn/dt Rn K-n/K। K क्या है यहाँ पे, कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है म्यूचुअलिज्म, मीन्स जब दो स्पीसीज को फायदा हो रहा है एक साथ रह के तो म्यूचुअलिज्म हो गया। कंपटीशन में क्या होगा, दोनों स्पीसीज को घाटा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रेडेशन और पैरेडिज्म में सेम है कहानी, एक स्पीसीज को फायदा होगा एक को घाटा होगा। कम्युनिज्म में क्या होगा, एक को फायदा हो रहा है एक को ना फायदा ना नुकसान, कुछ नहीं हो रहा है। अमलिज्म में क्या होगा, एक स्पीसीज को घाटा हो रहा है इसमें फायदा हो रहा है। ठीक, ये देखिए म्यूचुअलिज्म का अच्छा एग्जाम्पल दिया गया एनसीईआरटी में कि एक जो प्लांट है फिग, ठीक है, इसमें क्या है, फिग प्लांट में इसको एक पॉलिनेटर की ज़रूरत है। पॉलिनेटर की ज़रूरत इसलिए है ताकि पॉलिनेशन हो, ये आगे चल के फ्रूट बना सके, सीड बना सके। लेकिन जो वास्प है ये क्या करेगा, इसका पॉलिनेशन तो कर दिया लेकिन इसको जगह चाहिए कि अपना जो एग है उसको ले कर सके। तो ये क्या करेगा, पॉलिनेशन तो कर दिया लेकिन जो ये फिग प्लांट है इसको क्या करेगा, अपनी जगह देगा। कहाँ पे देगा, ओवरी की जो लोक्यूल है, जो कैविटी, वहाँ पे जगह देगा ताकि जो वास्प है ये अपने एग दे सके। ठीक है, इसके अलावा एक काम ये और करता है कि जब फ्रूट बनता है साथ में सीड भी धीरे धीरे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो जो लार्वा से जब बच्चे निकलेंगे, जो एग से जो बच्चे निकलेंगे उनको तो न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो ये जो फिग प्लांट है अपना सीड कुछ उस लार्वा को देता है ताकि उसका क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो जो ये वास्प है ये क्या कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है, इसका प्लांट का फायदा हो गया। इसके अलावा प्लांट अपने कैविटी मीन्स अपने जो लोक्यूल है या फिर बोल सकते ओवेरियन कैविटी में इस वास्प को क्या दे रहा है, जगह दे रहा है ताकि ये क्या कर सके, अपना एग ले कर सके। ठीक है, एग ले कर सके जिससे क्या हो सके कि जो इसके लार्वा है वो डेवलप कर सके, उनको जगह चाहिए। तो डेवलपिंग लार्वा के लिए क्या देते हैं, सीड देते हैं अपना। आगे चलते हैं, आगे है ये पी पॉलिनेटेड ऑर्किड प्लांट। ये पी पॉलिनेटेड ऑर्किड है जो कि मेडेरियन, हम बोल सकते हैं मेडेरियन ऑर्किड की कहानी है कि जो उसका एक पेटल होता है ना वो बी की जैसा होता है, फीमेल बी की तरह। क्यों, क्योंकि जो बी होते हैं यहाँ पे ये क्या करते हैं, उस पत्ती को देखते तो सोचते हैं कि हमारी जो फीमेल है वो है, तो उसके साथ क्या करने लगते हैं, सीडो कॉपुलेशन करने लगते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बी होते हैं इनके ऊपर क्या हो जाते हैं, ढेर सारे पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे। जब अगली बार किसी और ऑर्किड फ्लावर के पास जाएंगे तो वहाँ पे पॉलिनेशन कर देंगे या फिर इसी में पॉलिनेशन कर देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। इकोसिस्टम में देखिए एक प्लांट है, ग्रो किया, उसकी पत्ती झड़ गई। ठीक है, इसमें क्या ऑर्गेनिक मैटर है। अब ऑर्गेनिक मैटर में कुछ इंसेक्ट खाएंगे, ठीक है, या फिर आगे चल के थोड़ा सा क्या होगा, डिकेइंग होगा। किसकी हेल्प से होगा, ये होंगे फंगस और जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है सॉइल में क्या करेंगे, इसको डिके करेंगे और जो इनका ऑर्गेनिक मैटर उसको ब्रेक डाउन कर देंगे सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में। फिर से वो सॉइल में आ जाएगा, फिर से जब प्लांट की रूट्स तो सॉइल में ही है तो उससे क्या लेंगे, अपने इनऑर्गेनिक मटेरियल ले लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, ये क्या है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन होंगे, प्लांट होंगे जो खाना बनाएंगे। चाहे किसी भी इकोसिस्टम की कहानी है कि पहले में कौन आएंगे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर आएंगे। जैसे फाइटोप्लैंक्टन हो गए, ग्रासेस हो गए और ट्री हो गए। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होंगे, जो हर्बीवोर्स होंगे। ठीक है, वो कहाँ पे आएंगे, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में, जू प्लैंक्टन, ग्रास ऊपर, काउ हो गए। ये देखिए थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन आएंगे, कार्निवोर्स आएंगे या फिर हम बोल सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, बर्ड्स हो गई, फिशेस हो गए, वुल्फ हो गए। ठीक है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में हम टॉप कार्निवोर्स बोल सकते हैं या फिर टर्सरी कंज्यूमर बोल सकते हैं, जो मैन और लायन। सबसे खास बात ये रहेगी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हमेशा प्लांट आएंगे, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में हमेशा हर्बीवोर्स आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं कि किस तरीके से एनर्जी मिलती है सन से डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे। देखिए यहाँ पे सन से गया हीट, कुछ चला गया, प्लांट ग्रो करेंगे। प्लांट अपना रिस्पायरेशन लॉस करने के बाद जो भी अपना ऑर्गेनिक मैटर बना है उनको कौन खाएगा, हर्बीवोर्स खाएंगे जो सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल में है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल में जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, कार्निवोर्स खाएंगे। फिर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, इस तरीके से एनर्जी क्या होगा, फ्लो होता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम पिरामिड देखते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड्स देख रहे हैं नंबर पे, तीन तरीके के देख सकते हैं, नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। अब देखिए ग्रासलैंड में हम क्या देख रहे हैं, नंबर के हिसाब से पिरामिड। तो पहला क्या होगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर होंगे, सेकंड में कौन होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। ठीक है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर और फोर्थ में टर्शरी कंज्यूमर। यहाँ प्लांट अप्रॉक्स 6 मिलियन प्लांट है लगभग, खाना तो बहुत ढेर सारा बनेगा, लेकिन इनके जो प्राइमरी कंज्यूमर है कम है, इनके जो सेकेंडरी कंज्यूमर है और कम है और टर्शरी और कम है। तो ये हमको क्या दिख रहा है, अपराइट दिख रहा है पिरामिड। नेक्स्ट चलते हैं बायोमास के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो होंगे प्लांट यहाँ पे ज्यादा होंगे, इसके बाद यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी, इनका जो बायोमास एकदम कम है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमें अपराइट दिखा। अब देखते हैं इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट अ लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। ठीक है, ये मत सोच लेना कि ये फाइटोप्लैंक्टन होगा, नहीं, हमेशा जो फर्स्ट टॉपिक लेवल होगा वही बताएगा कि वो प्लांट मिस फाइटोप्लैंक्टन होंगे या फिर प्रोड्यूसर होंगे। ठीक है, तो ये कौन होगा, ये फाइटोप्लैंक्टन होंगे, इनके ऊपर जूप्लैंक्टन। यहाँ पे आपको इन्वर्टेड देखने को मिल रहा है कि मैं थोड़े से हम बोल सकते
बहुत कम बायोमास के यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन बहुत बड़ी बड़ी फिशेस को या बहुत ज्यादा बायोमास के जो प्लैंक्टन को फीड कर रहा है, उनको खाना दे रहा है। तो ये क्या है, इन्वर्टेड है। आगे चलते हैं। हम पिरामिड ऑफ एनर्जी को आइडियल इसलिए मानते हैं कि चाहे कोई भी इकोसिस्टम हो उसमें क्या होगा, आपको अपराइट ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रासलैंड तो अपराइट है नंबर में, लेकिन बायोमास में क्या हुआ कि हमको जो एक्वेटिक वाले हैं उनमें हमको इकोसिस्टम में क्या देखने को मिला कि जो बायोमास की पिरामिड है वो इन्वर्टेड है। लेकिन जो हम बोल सकते हैं जो एनर्जी है, चाहे वो ग्रासलैंड हो, फॉरेस्ट हो, चाहे एक्वेटिक कोई भी इकोसिस्टम हो, वहां पे क्या होगा, अपराइट होगा। मीन्स सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, प्रोड्यूसर के पास होगी, उसका 10% जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास, फिर उसका 10% सेकेंडरी और फिर टर्शरी के पास, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, लास्ट है। इनवर्टिब्रेट का इस तरीके से पाई चार्ट दिया गया है। तो सबसे ज्यादा इंसेक्ट है, फिर अदर एनिमल है, फिर है मोलस्कस, फिर क्रस्टियन। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, इंसेक्ट आओ मुझे चबाने, इंसेक्ट आओ मुझे चबाने। सबसे ज्यादा कौन है, इंसेक्ट्स है। इसके बाद है अदर एनिमल, ठीक है, इन्वर्टिब्रेट्स में, फिर मलस्कस है, फिर क्रस्टियंस है। स्पीसीज का ये पूरा पाई चार्ट दिया गया है। वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा कौन है, फिश है। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कौन, बर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें देखने को मिलेंगे रेप्टाइल, फिर एम्फीबियन, फिर मैमल। अब इसके लिए एक ट्रिक है कि एफबी पे कौन है, राम है। ठीक है, एफबी पे कौन है, राम है। मीन्स फेसबुक कोई लड़का है राम, वो फेसबुक पे है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। सबसे ज्यादा फिश है, फिर बर्ड है, फिर इसके बाद रेप्टाइल हो गया, फिर एम्फीबियन हो गया, फिर मैमल हो गया। यहाँ पे जो फिश की स्पीसीज है वो मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल और एम्फीबियन की स्पीसीज का सम कर देंगे उसके बराबर है। आगे देखते हैं प्लांट्स में सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म होंगे, फिर जाके फंजाई होंगे। लेकिन एनसीईआरटी में ये दिया है कि टोटल वर्ल्ड में फंजाई की जो स्पीसीज है वो ज्यादा है किससे, अगर हम सम कर देंगे फिशेस का, मैमल का, एम्फीबियन और रेप्टाइल, इन चारों का अगर हम स्पीसीज का सम कर देंगे उससे ज्यादा फंजाई के हम बोल सकते हैं स्पीसीज पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, फिर इसके बाद एंजियोस्पर्म, फंजाई, इसके बाद एल्गी होंगे, फिर मॉसेस होंगे, फिर फर्न एंड एलिस होंगे एंड लाइकेन होंगे। एंड लास्ट क्या है, देखिए स्पीसीज रिचनेस और एरिया का एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, इसमें रिलेशन देखा गया है कि एक जर्मन के हम बोल सकते हैं नेचुरलिस्ट थे और जियोग्राफर थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन बोल्ट। उन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट में गए साउथ अमेरिका की, वो जिस तरीके से एरिया में बढ़ते जा रहे थे उनको स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिली, लेकिन अप टू लिमिट, एक लिमिट थी। ऐसा नहीं है कि पूरा फॉरेस्ट घूम लिए तो उनको बहुत ज्यादा देखने को मिली, कुछ जगह तक। तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे वो बढ़ते गए, एक टाइम तक क्या हुआ, बहुत ज्यादा स्पीसीज की डाइवर्सिटी उन्होंने देख लिया, बट यहाँ तक लिमिट लग गई। एरिया बढ़ा रहे, इसके बाद भी स्पीसीज की डाइवर्सिटी नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ग्राफ कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कि एरिया बढ़ाने से स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्या हो रही है, रिचनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन दिया है S=C(a⁻Z). S क्या है, स्पीसीज हो गया, C क्या है, ये y इंटरसेप्ट जो कट लगा है y इंटरसेप्ट का वो है, ए क्या है एरिया, जेड क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन। अगर हम लॉग स्केल पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो इसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पे क्या होगा, log s, ठीक है, ये log c हो गया, z आगे आ जाएगा प्लस करके log a। इस तरीके से हम लोग का पूरा कंप्लीट बायोलॉजी क्लास 12 का कंप्लीट हो गया डायग्राम के साथ। अगर कहीं भी आपको डाउट है किसी भी डायग्राम में या किसी भी फ्लो चार्ट में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। इसका पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये पीपीटी वहां मिल जाएगी, नहीं तो आपके पास एनसीईआरटी बुक है, आप उससे पढ़िए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हो सके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।